बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन और आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, पब्लिक न्यूज़ की तरफ से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जनाब 2026 शुरू हो गया है। आज 1 जनवरी है और कल हमने जो न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस तो देखी वो अपनी जगह, लेकिन आई बिलीव कि जो आपका 2025 का सारा एक एनालिसिस होता है, मैं बहुत सारे लोगों की सोशल मीडिया पे देख रही थी, किसी का अच्छा गुजरा, किसी ने मिले जुले उसको उस अंदाज में शेयर किया। बट आई बिलीव कि हर साल के आगाज़ में आपको एक ऐसी चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए जो आपको लगता है कि पिछले साल या 2025 में या 24 में वो आपने विद टाइम उसके लिए प्रोसेस या कोई काम शुरू किया है। बिकॉज़ एक साल में हो सकता है आपकी बहुत सारी चीज़ें पूरी ना हुई हों, तो ऐसा नहीं है कि आपने उसको बिल्कुल साइड पे रख देना है। उस प्रोसेस को समहाउ कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट रखना है और अपने साल का आगाज़ अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ करना है और ये सोचना है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ किया है आपके गुज़िश्ता साल के अंदर, उसमें समहाउ कुछ ना कुछ बेहतरी रही है, कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जो आइंदा आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा, आपके लिए बहुत बेहतरीन भी साबित होगा। क्योंकि मेरे लिए ये साल, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत मिला जुला था। मेरी इमोशनल वेलबींग से लेकर मेरे करियर तक, करियर में मैंने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें अचीव की। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब तो 2 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली मुझे अब एहसास हो रहा है कि फॉर रीज़न हो रही हैं मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ। तो सबको इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगाज़ करना है। मैंने सुबह सुबह लेक्चर दिया बट अब मैंने एक ख़ुद चीज़ फील की थी। अच्छा जी, दुनिया भर में भी जो न्यू ईयर सेलिब्रेशंस हैं उसको एक बहुत ही भरपूर अंदाज में मनाया गया। इंग्लैंड, पेरिस, कतर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है सिडनी में कितने शानदार फायरवर्क्स होते हैं। आतिशबाजी हो, लाइट शोज़ हो, उससे जो आसमान है वो रोशनियों में नहा गया। ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं ये पूरे ओवरऑल हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से कल न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस का आगाज़ किया गया। दुबई में जी दुनिया की बुलंद तरीन इमारत आपको पता है बुर्ज खलीफा, उस पर काउंटडाउन के बाद जो आतिशबाजी है उसका तारीखी मुजाहरा देखने में आया और बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद थे, सड़कों पर निकले, आतिशबाजी को देखा। सिडनी के साहिल पर मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने नए साल का इस्तकबाल किया। साउथ कोरिया, पेरिस, हर जगह इस चीज़ को सेलिब्रेट किया। लेकिन अब हम आते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी जी 12 बजते ही साल नौ का आगाज़, मुल्क भर में आतिशबाजी, जो जश्न का सिलसिला शुरू हुआ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शानदार आतिशबाजी की गई। हमारे लाहौर के अंदर लिबर्टी में बड़ी मैंने सुना और देखा भी, आप भी देख सकते हैं, लिबर्टी चौक पे बड़ी आतिशबाजी हुई। कुछ लोगों ने रोड्स के ऊपर गाड़ियाँ चलाकर और गाड़ियाँ तेज़ चलाकर, चीखे मारकर न्यू ईयर को मनाया। कराची में गवर्नर हाउस में 47 मिनट तक रंगारंग आतिशबाजी हुई, बहुत सारे लोग जमा हुए, खैर मकदम किया। और लाहौर का तो मैंने आपको जिक्र कर दिया है। सो ये थी जी कुछ अच्छी ख़बरें आगाज़ और जो सेलिब्रेशंस है इसके हवाले से। लेकिन अब चूँकि नया साल आया, कल हमने आपको ज़ोडिएक साइंस और इसके हवाले से बता दिया था कि बहुत मुख्तलिफ लोगों का किस तरह का साल रहने वाला है। लेकिन सम डेज़ आज मैंने एनर्जी के ऊपर बात करनी है। कभी कभी आप बहुत एनर्जेटिक होते हैं, आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे होते हैं और कभी कभी विदाउट एनी रीज़न आप बहुत लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं, स्लो होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपको किस चीज़ की एंक्शियस क्यों है, आपको इतना ज़्यादा डाउन क्यों फील कर रहे हैं। तो ये समहाउ कहीं ना कहीं पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जीज इस पर असर होती है। आज का सवाल ये है कि यह सिर्फ समहाउ हालात का असर होता है या हमारी जो इंटरनल एनर्जीज़ हैं या वाइब्रेशन हैं वो भी इसमें कोई किरदार अदा करती हैं। नया साल हमेशा एक रीसेट का मौका लेकर आता है, अपनी सोच को, अपनी नीयत को, अपनी एनर्जी को दोबारा से स्ट्रीमलाइन करने का। तो आज हम बात करेंगे कि सितारे, हमारी वाइब्रेशंस, हमारा ऑरा किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा होता है और मनफी तवानाई कैसे असरअंदाज होती है और नए साल में अपनी एनर्जी को हम कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। इस पर इंसा शाह हमारे साथ मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, पहले भी हमारे शोज़ में आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम इंसा, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। कैसी हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। जो भी देख रहे हैं सबको नया साल बहुत मुबारक हो। और नए साल जो है वो सबके लिए बहुत बाबरकत हो। आमीन। जी, बिल्कुल। इन सब मैं ठीक हूँ। अब हम ये जो बात कर रहे थे एनर्जीज को लेकर, ऑरा को लेकर, मैं चाहूँगी थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें आप, क्योंकि हम वही बात है ना, नए साल में बहुत सारी चीज़ों को रीसेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कोशिश ये होती है कि अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें, टॉक्सिटी से दूर रहें। तो इनका कितना इम्पैक्ट होता है हमारी ओवरऑल लाइफ के अंदर? बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। और ऑब्वियसली आपकी एनर्जीज कैसे क्लिंज होती हैं या एनर्जीज जो हैं वो क्या होती हैं। देखिए, हर इंसान, अल्लाह ताला ने जिस जिसको पैदा किया है, जिस जिस मखलूक को भी पैदा किया है, और जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, हर चीज की एनर्जी है इस दुनिया में। तो हमारी एनर्जीज कैसे पॉजिटिव होती हैं? हमारी सोच से। जो हम काम करते हैं या फिर हमारी जो थॉट्स होती हैं, वो अगर हमारी पॉजिटिव होती हैं तो हमारा ऑरा, हमारी एनर्जीज जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। और हम जो काम करते हैं, ऑब्वियसली जब हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो हमारे जो काम है वो भी पॉजिटिव ही हम काम करेंगे। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियसली अगर हम पॉजिटिव रहेंगे हमेशा, हमारे हालात कैसे भी हों, देखिए हालात जो हैं वो बदलते रहते हैं। कभी भी हालात एक जैसे नहीं रहते। कभी हालात अच्छे होते हैं, कभी हालात जो हैं कम अच्छे होते हैं। लेकिन अगर हमारी सोच अच्छी होती है, देखने का नजरिया हमारा अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली हमारी जो एनर्जी है वो भी अच्छी होगी। ऑरा की बात करें, ऑरा हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड है। और ऑरा जो है वो किसी का भी बुरा ऑरा नहीं होता, मैं ये समझती हूँ। सबका ऑरा बहुत अच्छा होता है, हर इंसान का ऑरा अच्छा होता है। लेकिन हम अपने एमाल से, हम अपने जो काम करते हैं, हम अपनी लाइफ, हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है उससे हमारी या हमारा जो एनवायरमेंट होता है उससे हमारा जो ऑरा है वो उस तरीके से होता है। अगर हमारे काम अच्छे होते हैं, हमारी इंटेंशंस अच्छी होती हैं, या हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होता है, हम अच्छी जगहों पे हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होता है, तो हमारा ऑरा भी साफ सुथरा होता है। लेकिन अगर हम एनवायरनमेंट टॉक्सिक होता है, नेगेटिव होता है, सोचने का हमारा नजरिया, देखने का नजरिया अगर हमारा वो नेगेटिव होता है, तो हमारा ऑरा भी जो है वो ग्रेश बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो इस तो साल ये हम है। 2026 को अगर डिस्कस करें, ओवरऑल देखिए, कैसी एनर्जीज का साल है? 2026 की जो एनर्जी है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 2+2+6 = नंबर 1। नंबर 1 एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट सन को रिप्रेजेंट करता है, और ये किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में। बादशाह कहा जाता है, राजा कहा जाता है। और बादशाह जो होता है वो एक ही होता है, और बादशाह जो होता है वो लीड करता है। तो पिछला जो साल गुजरा 2025 मार्स की एनर्जी थी, और नंबर 9 का साल था। बहुत अग्रेसिव ईयर था, बहुत सारे लोगों के लिए ये साल काफी टफ था। लेकिन 9 नंबर जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो चीज कंप्लीट हो गई, यानी कि वो कंप्लीशन का ईयर था। और अब हम न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं। नंबर 1 जो है वो न्यू बिगनिंग है, फ्रेशनेस है, इब्तिदा है। तो प्लैनेट्स की इब्तिदा है, और उसके ऊपर जो है वो सन जब तुलू होता है, तो क्या जहां जहां तुलू होता है वहां रोशनी होती है। तो ये जो सन जो है वो रोशनी लेकर आ रहा है, हैप्पीनेस लेकर आ रहा है, हार्मनी और पीस का प्लैनेट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होता है। और पूरी दुनिया को जो है, पूरी दुनिया, पूरी कायनात को जो है एनर्जी फराहम करता है। तो ये जो प्लैनेट है बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। लेकिन हम पे भी डिपेंड करता है कि हमारे एक्शंस क्या हैं, हमारे काम क्या हैं, हम किस तरीके से सोचते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर प्लैनेट्स की बात करें, फिर एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखें, तो ये ईयर जो है वो जुपिटर का ईयर है। जुपिटर जिसको सयारा मुश्तरी भी कहा जाता है, और ये बड़ा विजडम का और ब्लेसिंग्स का प्लैनेट होता है, स्पिरिचुअल प्लैनेट होता है। तो हम इन दोनों प्लैनेट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत जबरदस्त है इस साल का। और हम अपनी जिंदगी को, अपनी इर्द गिर्द चीजों को पॉजिटिव बना सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके, मेडिटेशन करके, और इस तरह के काम करके, चैरिटी करके, लोगों की मदद करके जो है अपनी जिंदगी में सुकून लेकर आ सकते हैं, पीस लेकर आ सकते हैं, हार्मनी लेकर आ सकते हैं।
तो इस जो सन की जो वाइब्रेशंस है वो बहुत हाई होंगी, और इस पूरे साल जो है वो छाई रहेंगी। उसमें बहुत सारी चीजों, बहुत सारे लोगों की लाइफ की जो विशेस हैं वो पूरी होंगी। लेकिन वही मैंने आपको बताया कि इंसान के अपने ऊपर भी 80-90% खुद पे भी जो है वो डिपेंड करता है। अब इस साल जो है काफी क्लाइमेट चेंजेस आएंगे, जिसमें जो है वाटर यानी कि फ्लड से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, और पानी की कमी हो सकती है। और इसके अलावा ये जो साल है टेक्नोलॉजी का ईयर होगा। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आप देखेंगे, ग्लोबली अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे तक जाएगी। एआई, डेटा साइंसेस, एप टेक, ये सारी चीजें बहुत डेवलप होंगी। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी देखेंगी उसमें होगा। लेकिन ग्लोबली आप देखेंगे कि जो यंगस्टर्स हैं, यूथ है, वो इस तरफ बहुत ज्यादा जो है उनका डाइवर्जन होगा। फिर यूथ जो है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जॉब्स को प्रेफर नहीं करेंगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस की तरफ जाएंगी। और अगर कारोबार ये जॉब कर भी रहे हैं तब भी वो बिजनेस को प्रेफर करेंगे, और बिजनेस उनके साथ साथ करेंगे, और लोग मल्टीपल काम करेंगे। इस साल जो है सिर्फ और सिर्फ एक काम से काम नहीं चलेगा, बल्कि मल्टीपल उनको काम करने पड़ेंगे, मल्टीटास्किंग। फिर ये जो ईयर है वो स्किल्स का ईयर है। यानी कि अपनी स्किल्स को और ज्यादा बेहतर बनाए, इम्प्रूव करे। क्योंकि जुपिटर प्लैनेट, जैसे कि मैंने कहा, लर्निंग का प्लैनेट भी होता है, नॉलेज गेन करने का प्लैनेट भी होता है। तो जो लोग नॉलेज गेन करेंगे, लर्न करेंगे इस साल, चाहे वो किसी भी एज से उनका ताल्लुक हो, लेकिन जितना लर्न करेंगे, जितनी नॉलेज गेन करेंगे अपने प्रोफेशन में, वो ही आगे कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इंसाफ मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोगों का मैंने जैसे आगाज़ में भी कहा, मिला जुला साल रहता है, और फिर हमें जब नया साल आता है तो हम अपनी उस एक्सपीरियंस को समा कहते हैं कि यार टाइम इतना अजीबो-गरीब सा चल रहा है। एक ट्रांजिशन जो फेज़ होता है या पीरियड होता है वो बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंजिंग भी होता है। ज़ोडिएक साइंस का आई बिलीव कि आप अगर हमें क्विकली बता सकें जो आपको लगता है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो ट्रांजिशन टाइम होता है ये कितना इम्पोर्टेंट होता है कि उसमें आपने खुद को कैसे बैलेंस्ड और फोकस्ड रखना है? ठीक है, ज़ोडिएक से हम शुरू करते हैं। ये साल वैसे तो लियो वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे जो मैक्सिमम, तमाम नहीं लेकिन मैक्सिमम जो लियो की एनर्जी, क्योंकि लियो सन जो है रूल कर रहा है लियो को, और जाहिर है इसका जो एलिमेंट है वो फायर है। तो एरीज, स्कॉर्पियो और लियो, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इस साल बहुत अच्छा रहेगा। चाहे वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो गई, पर्सनल लाइफ हो गई, उनकी हेल्थ वेल बीइंग हो गई, इस चीज को लिए हम शुरू करते हैं एरीज से। और एरीज के लिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो मुझे लगता है ट्रैवल है, जो लोग ट्रैवल में इंटरेस्टेड हैं, या चाहे वो प्लेजर ट्रैवल हो या फिर फैमिली ट्रैवल भी हो सकता है, या जो लोग बाहर मूव करना चाहते हैं, उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है इस साल। फिर शादी के लिए बहुत अच्छे मुनासिब नजर आए। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए शादी की खुशखबरी है, औलाद की खुशखबरी हो सकती है, फैमिली बढ़ सकती है आपकी। फिर ये कार्ड जो है वो इमोशनल वेलबींग आपकी बहुत अच्छी रहेगी, इमोशंस आपके बहुत अच्छे रहेंगे। आपके दोस्त बन सकते हैं, आपका सोशल सर्कल जो है एरीज वालों का वसी हो सकता है, बढ़ सकता, एक्सपेंड कर सकता है। टॉरस की बात करते हैं, ये साल जो है टॉरस वालों के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि ये कार्ड बहुत अच्छा है, लियो की एनर्जी लेकर आ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है टॉरस, और बहुत एनर्जेटिक है, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे उनका करियर हो, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो, बहुत एनर्जी से, बहुत विल पावर से अपने काम कर रहे हैं। और अगर छोटी मोटी रुकावटें उनकी लाइफ में आती भी हैं तब भी वो उसको कंट्रोल कर लेंगे। फिर जेमिनाई की बात करते हैं, यहाँ पे गुड न्यूज आ सकती है, कोई खुशखबरी, चाहे वो करियर से रिलेटेड, कोई नौकरी की खुशखबरी हो सकती है, औलाद की खुशखबरी हो सकती है, शादी से रिलेटेड भी कोई खुशखबरी हो सकती है। कैंसर की बात करते हैं, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर वालों की इस साल जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं, उनको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। काम में इतना ज्यादा आप बिजी मत हो जाएं कि अपनी सेहत को भूल जाएं। तो इस साल कैंसेरियंस के लिए एक गाइडेंस है कि आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। काम का प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं लेना, अगर उस वक्त प्रेशर भी है तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स जरूर रखें।
फिर लियो की बात करते हैं, चैरियट का कार्ड है लियो वालों के लिए। ट्रैवल अगेन, जो लोग बाहर मूव होना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। शादी के लिहाज से बहुत अच्छा है। ये साल चैलेंजेस भी लेकर आ रहा है, लेकिन हैप्पीनेस भी लेकर आ रहा है, सक्सेस भी लेकर आ रहा है। लेकिन जो लोग मुस्तकिल मिजाजी, यानी कि चैलेंजेस को इतना ज्यादा फेस करके और जो है अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, तो उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, नो शॉर्टकट्स। वर्गो की बात करते हैं, वर्गो वाले थोड़ा सा इस साल डबल माइंडेड हो सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो थोड़ा इंडिसिशन हो सकते हैं, और कोई भी फैसला लेने से पहले वो जो है उनकी जो फैसले लेने की जो कुव्वत है वो थोड़ी वीक नजर आ रही है। तो उसमें शादी भी आ गई, उसमें फाइनेंस भी आ गए, उसमें करियर भी आ गया। फिर लिब्रा की बात करते हैं, लिब्रा वालों की 10 ऑफ पेंटिकल्स, लिब्रा वालों का ये साल बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नजर आ रही है, पैसा आ रहा है, और उसके अलावा शादी के हवाले से, फैमिली के हवाले से बहुत अच्छा साल रहेगा लिब्रा वालों का, और हैप्पीनेस रहेगी इस साल। फिर स्कॉर्पियो की बात करते हैं, स्कॉर्पियो के लिए हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, तो थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी इस साल। वही के थोड़ी कंफ्यूजन, किसी चीज को लेकर कोई काम कर रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, जल्दी फैसला नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन स्कॉर्पियो के लिए बेस्ट है कि अपनी इंट्यूटिव पावर का इस्तेमाल करें और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। जो आपकी गट फीलिंग, आपका इंट्यूशन कह रहा है, उसको सुने। आप मशवरे जरूर करें, लेकिन आपने करना वही है, चाहे आप कारोबार करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, सब ट्रैवल करना चाहते हैं, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। सेजिटेरियस के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। यहाँ पे सन की एनर्जी है, तो ये साल उनके लिए बहुत हैप्पीनेस लेकर आ रहा है, हार्मनी, पीस लेकर आ रहा है, और कारोबार में बरकत होगी, ब्लेसिंग्स नजर आ रही हैं। शादी के हवाले से भी सेजिटेरियस के लिए गुड न्यूज है। जो लोग सिंगल हैं या जिन लोगों के ब्रेकअप्स हो गए हैं, डिवोर्स हो गई है, उनके लिए सेकंड मैरिज भी हो सकती है, तो उनके घर में बरकत रहेगी। कैप्रिकॉन की बात करते हैं, यहाँ पे फूल का कार्ड है, तो कैप्रिकॉन वालों के लिए न्यू बिगिनिंग्स नजर आ रही है कि किसी काम की इब्तिदा, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, किसी नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं। बच्चों पे थोड़ा तवज्जो दें, बच्चों को वक्त दें, बच्चों की स्टडीज, बच्चों की जो भी एक्टिविटीज हैं उन पे फोकस जरूर दें और उनके साथ वक्त जरूर गुजारें। फिर ये जो है ट्रैवल का कार्ड भी है कि आपकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है। एक्वेरियस वालों के लिए जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो इस साल आपको काफी न्यूज़ मिलेंगी, खुशखबरियां मिलेंगी, उसमें जॉब, करियर, फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, ट्रैवल की गुड न्यूज हो सकती है। जिस काम को लेके काफी अरसे से आप कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, तो इंशाल्लाह वो काम इस साल हो जाएगा। लास्ट में पाइसेस की बात करते हैं, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो पाइसेस वालों के लिए बड़ी रोमांटिक एनर्जी है। आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल सकता है, सोलमेट से आप इस साल मिल सकते हैं। शादी के हवाले से ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो लोग सिंगल हैं। दूसरी शादी के हवाले से भी बहुत अच्छा रहेगा। लव मैरिजेस स्पाइसेस वालों की साल होंगी। फिर जॉब के हवाले से भी आपका साल अच्छा रहेगा। उसके साथ अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, शेयरिंग पे कोई काम करते हैं, किसी के साथ मिलकर कोई कारोबार करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस स्पाइसेस वालों को अपने पैसों को लेकर, यानी कि अपने फाइनेंसेस को लेकर सेविंग करनी है, क्योंकि इस साल आपका काफी खर्चा होने वाला है। काफ़ी खर्चा होने वाला है। ज़बरदस्त जी इंसा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया और आपने इतना डिटेल में हमें सारी चीज़ें बता दी। इंसा शाह, माहिर इल्म नजूम और टैरो कार्ड रीडर हमारे साथ मौजूद थी। 2026 इंसा के मुताबिक ओवरऑल अच्छी एनर्जीज़ का साल है, और आप भी पॉजिटिव बातें सोचें, पॉजिटिव बातें सुने और पॉजिटिव बातें करें और अच्छी एनर्जी के साथ आगाज़ करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस है कि जैसे ही मैं ऑन एयर आती हूँ मेरे गले में मसला शुरू हो जाता है, मुझे बोलने में मसला शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है आज। अच्छा जी, खैबर पख्तूनख्वा में जो महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम की जानिब से सरकारी मुलाजमीन के लिए जो सियासी सरगर्मियाँ हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, इससे मुतल्लिक एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसने एक नई डिबेट छेड़ दी है। लामी के मुताबिक ना सिर्फ
किसी सियासी जलसे, जुलूस या इज्तिमा में शिरकत पर पाबंदी आयद की गई है, बल्कि जो आपका पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो भी किसी किस्म की पॉलिटिकल फेवर में या किसी के अगेंस्ट कोई वाज़ेह तौर पे राय नहीं दे सकते, उसको ममनू करा दिया गया। ये हदायतें कैसे वक्त में आई हैं जब हम सोशल मीडिया में एक ओपिनियन या नैरेटिव बिल्डिंग के हवाले से बात करते हैं कि एक बड़ा ताकतवर टूल है, और सरकारी मुलाजमीन की अगर हम ऑनलाइन एक्टिविटीज़ की बात करें तो वो अवामी तवज्जो का मरकज़ भी बनी रहती हैं। अब सवाल ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये सरकारी सिस्टम के अंदर समहाउ गैर जानिबदारी के हवाले से एक इसको मेक श्योर करना है, या ये ज़ाती इजहार राय की हदूद को मज़ीद लिमिट कर रहा है? इसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर हारून बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और इसके साथ साथ जर्नलिस्ट भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर UMT भी है, तालीम के शोबे से भी इनका ताल्लुक है। सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो आपकी राय चाहूँगी इस नोटिफिकेशन के हवाले से, और जो इसमें कहा गया है, आपका क्या ओपिनियन है? दो तीन चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखें, एक तो नोटिफिकेशन के अंदर चूँकि सरकार का नोटिफिकेशन है और सरकार में जो मुलाजमीन होते हैं वो सरकार की नुमाइंदगी करते हैं, गैर जानिबदारी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सरकार के मुलाजिम हैं और सरकार के मुलाजिम होते हुए उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, ओहदा इस्तेमाल करते हैं, असर और रसूख इस्तेमाल करते हैं, और फिर ये सारी मराद वगैरह इस्तेमाल करने के बाद आप जानिबदार हो जाते हैं किसी सियासी जमात के साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि आप ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब आप सरकार के मुलाजिम हैं तो आपने सरकार की बात उसको डिफेंड करना है। आप जानिबदारी जब दिखाएंगे तो फिर आप ज़ाहिर बात है जो सरकार के इंटरेस्ट हैं, मफादात हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उस लिहाज तक तो ये बात ठीक है। लेकिन अगर ये बात हम करें कि जो सरकारी मुलाजिम है, अब वो उसकी पूरी जो लाइफ है उसको आपने सरकारी कर दिया है, और उसकी जो ओपिनियन है उसको भी आपने सरकारी कर दिया, और सरकार के इस पूरे इस नैरेटिव के अंदर आपने उसको कह दिया कि आपने अपनी ज़ाती राय को भी एक्सरसाइज नहीं करना, तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इशू है। बिल्कुल। सरकारी मुलाजमीन ठीक है, वो सरकार की खिदमत के लिए होते हैं, सरकार की मुराद इस्तेमाल करते हैं, वहाँ तक उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट है सरकार को उसको अबाइड बाय करना चाहिए। लेकिन अगर आप कहें कि उन अपने पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, या फिर वो अपनी पर्सनल हैसियत में किसी पॉलिटिकल रैली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप कदम लगा दें। वो जो बैनुल-अक़वामी हकूक़ का एक पूरा चार्टर है, जिसे हम UN का ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर कहते हैं, या फिर उसके बाद उसके जो फर्दर लॉज़ बने हुए हैं जो कि पाकिस्तान ने भी रेटिफाई किए हुए हैं। ICCPR की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बहुत डिटेल के अंदर डिस्क्राइब किया गया है, और उसी चीज़ को बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 के तहत उसको कस्टमाइज़ किया है, उसको डोमेस्टिकेट किया हुआ है। तो उस लॉ के तहत और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके तहत, तो आप इस किस्म की जो कोड ऑफ कंडक्ट या इस किस्म की नोटिफिकेशन जिसमें आप कह देते हैं कि आप आउटराइटली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते पॉलिटिकल रैलीज़ के अंदर, तो ये पॉलिटिकल राइट्स का इशू है। तो ऐसी बात नहीं हो सकती कि आप ये कह दें कि आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आप पॉलिटिकल जो पर्सनल लाइफ है उसको आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अच्छा, ये बड़ा स्लिपरी स्लोप है। हाँ डॉक्टर साहब, आप बहुत, ये बड़ी फाइन लाइन है, इसको आइडेंटिफाई करना भी बड़ा समटाइम्स मुश्किल होगा। बिकॉज वही बात है कि एक तरफ हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, आई अग्री टू सर्टेन पॉइंट कि आप अगर सरकार के मुलाजिम हैं तो आप जानिबदार नहीं हो सकते, बट एट द एंड ऑफ द डे एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ इट्स ओन पर्सनल ओपिनियन। कोई पॉलिटिकल व्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपनी पर्सनल लाइफ को अगर आप प्रोफेशनल से सेपरेट रख के कोई भी करें, अनटिल अनलेस उससे आपकी कोई ड्यूटी में मसला नहीं आ रहा, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन। डोंट यू एग्री दैट? डेफिनेटली, यही बात मैं आपको कह रहा था कि जो हम थिन लाइन की बात करते हैं ना, विच इज़ वेरी फाइन, वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंस्टीट्यूशंस टू मेक श्योर कि ये जो थिन लाइन है उसको लोगों को आगाह करें। ये नहीं कि आप कदगने लगाना चाहिए। मैं ग्लोबल गुड प्रैक्टिसेस की बात करता हूँ। दुनिया की जो जमहूरियतें हैं, हम ज़ाहिर बात है कोई इतनी अच्छी जमहूरियत तो नहीं है, लेकिन जो अच्छी जमहूरियत हैं, जो डेवलप्ड जमहूरियत हैं, वहाँ पर इन लॉज़ को जो UN ने बनाए हैं, और फिर डेफिनेटली उन्होंने भी डोमेस्टिकेट किया हुआ है, उन्होंने इस चीज़ को बड़ा स्ट्रेस आउट किया है, चीज़ों के ऊपर बहुत वर्कआउट किया है, उनको जो बाउंड्रीज़ हैं उनको डिफ़ाइन किया गया है। जो कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप होते हैं ना, उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया जाता है कि अगर सरकार
कहीं किसी जगह पर कदगन लगा रही है, अपने सरकारी मुलाजिम को रोक रही है किसी चीज़ से, किसी एक्सप्रेशन से, तो उसकी डेफिनेशन मौजूद होगी वहाँ पर। उसको बता दिया था कि यहाँ पर आप अगर इस हद को अबूर करेंगे तो हमारे इंटरेस्ट जो है वो वायलेट होंगे, तो आपने सरकार के इंटरेस्ट को वायलेट नहीं करना। और यही सारी जमहूरियतों में है, चाहे आप यूरोप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में भी चले जाएं, विच आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पर भी होते हैं, लेकिन उनको वो जो उनके क़वायद और ज़वाबित हैं उनको बहुत क्लियरली डिफ़ाइन किया हुआ है। और वही चीज़ उन्होंने उसको अपने जो मुलाजमीन उनको बताई हुई है कि आपने किसी भी जगह पर ऐसा एक्सप्रेशन नहीं करना जो हमारे स्टेट के उसके इंटरेस्ट हो, क्योंकि स्टेट सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है या किसी एक ग्रुप की नहीं है। स्टेट पूरी सोसाइटी की रिप्रेजेंटेटिव होती है और वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है और उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, उसको आपने गार्ड करना है एज ए सरकारी मुलाजिम। लेकिन अगर आप प्राइवेट हैसियत में, तो आप जो दूसरा पहलू है उसमें अलाउ करते हैं कि आप अपनी जो पर्सनल कैपेसिटी है उसमें क्लियरली मेंशन कर दें कि ये फ़लानी प्रोफाइल मेरी है, इसमें मेरा सरकारी ओहदे से लेना देना कुछ भी नहीं है, ना मैं सरकारी आप कह सकते हैं कि वसाइल है उनको इस्तेमाल करूँगा या अपनी असर रसूख को इस्तेमाल करूँगा। मेरी जो प्राइवेट लाइफ है उसको मैं इस अकाउंट से या इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से एक्सरसाइज करूँगा, विच इज़ टोटली माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, माई पर्सनल एक्सरसाइज ऑफ पोलिटिकल फ्रीडम्स, सिविक फ्रीडम्स और सारी चीज़ें। तो ये बड़ी क्लियरली दोनों तरफ से होता है। सरकार भी बड़ी क्लियरली अपने क़वायद ज़वाबित को डिफ़ाइन करती है और दूसरी तरफ से जो एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, वो भी इस चीज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करते हैं कि सरकार ने अगर कोई चीज़ डिफ़ाइन की है हमारे लिए तो मैंने उस हद को क्रॉस नहीं करना। या अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसमें ये भी फैक्टर है कि हम जैसे ख़ुद भी बात करें कि कोड ऑफ कंडक्ट हो, हमारे यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, हम ऑलरेडी बड़ी एक चैलेंजिंग फेस करती हुई नेशन है। हमें हर जगह पे, चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, डेमोक्रेसी है, हम इतने लिबरल या उस तरह से नहीं है कि हर चीज़ को हम बाय द बुक चल रहे हों। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे हम इतना ज़्यादा डिस्कशन भी कर रहे हैं और इंटरनेशनली लॉज के हवाले से भी बात कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे लोगों का अवेयर होना या इस गैर जानिबदारी के हवाले से जो आप बात करें, ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि स्टेट भी समहाउ इतनी ही इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है जितना एक सरकारी मुलाजिम है या एक कोई भी बंदा है। देखिए, एट द एंड हम स्टेट और सरकारी मुलाजिम को एक ही देखते हैं, बिकॉज सरकारी मुलाजिम उसी मशीनरी का हिस्सा है। ठीक है, बात आगे बढ़ती है जब वो आप पब्लिक की बात करते हैं, जहाँ पर प्राइवेट लाइफ स्टार्ट होती है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारे या मैं इस किस्म की कोई एडवोकेसी नहीं कर रहा यहाँ पर बैठ के भी कि हमारी जो आवाम है वो अब आउटराइटली स्टेट को रिजेक्ट करना शुरू कर दे। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक मुआहदे के तहत बंधे हुए हैं। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि सर्टन चीज़ें इंश्योर करना स्टेट का काम है। ठीक है, वो राइट्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। स्टेट ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू प्राइवेसी, एसोसिएशन, असेंबली, ये सारे पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। 8 से लेके 28 जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का 2nd चैप्टर है उसमें आप जाके पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें, एजुकेशन हो गया, सिक्योरिटी हो गया, बहुत सारी चीज़ें ये स्टेट ने इंश्योर करनी है। लेकिन उसके बरक्स आवाम की जिम्मेदारियाँ हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मेरे राइट्स हैं तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं करूँगा, चाहे वो प्राइवेट हैं या पब्लिक सेक्टर के लोग हैं। उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो बता दी गई हैं वो पूरी करनी है। राइट्स वुड नेवर कम विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आते हैं, रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने भी, जो स्टेट की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे रवैये भी मैटर करते हैं। जैसे आपने खुद ही कह दिया कि हमारी डेमोक्रेसी या हमारा पाकिस्तान वैसा नहीं है। तो हमारी स्टेट का रवैया ये होता है कि हर चीज़ को क़वायद ज़वाबित या फिर आप कह लें कानून साजी, रेगुलेशन, व्हाटएवर, उसमें वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि कहाँ हमने कदगन लगानी है, कहाँ पर ज़ुबानों को खामोश कराना है। तो ये रवैया स्टेट का भी सही नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों को इसमें तवाज़ुन पब्लिक को भी रिबेलियस करता है ना। Exactly. हाँ, पब्लिक भी फिर जब आपने अभी स्टार्ट में बात की कि अगर स्टेट अपनी इस चीज़ को इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है विदाउट एनी अगर पब्लिक लीगल बाउंड, तो फिर आगे से पब्लिक भी रिबेलियस हो रही है। इस चीज़ को बैलेंस करना भी समहाउ बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैलेंस ही से चीज़ें चलेंगी। अगर आप
ओवर एक्सरसाइज करेंगे अपनी पावर को, तो वहाँ पर ज़ाहिर बात है फिर अवाम बिफरेंगे, बाहर निकलेंगे और हकूक़ बेसिकली स्टेट को अंडरस्टैंड करना चाहिए ये मुल्क अवाम का है, ठीक है। अवाम से आपने पावर एक्सरसाइज करने के लिए आपको मिली हुई है, क्योंकि एट द एंड इन्होंने इलेक्शन में जाना है और इन्होंने ही अपनी पावर्स को आपको डेलीगेट करना है। तो अगर आपको पावर्स डेलीगेट करने के लिए मिली हो तो दैट मीन्स कि आपने भी पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्सरसाइज करनी है। ये नहीं कि आप फिर ज़ुबानें बंद करना शुरू कर दें, ताले लगाने शुरू कर दें, तो फिर डेफिनेटली ये राइट्स उन्हीं के हैं। एट द एंड पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स जो है ना वो बहुत मैटर करते हैं। हम इनको ऐसे ब्लू राइट्स की कैटेगरी में इसको डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन स्टेट्स हमेशा जो है कोशिश करती है कि ब्लू राइट्स आवाम को ना दिए जाएं और वहीं से फिर मसले खराब। स्टेट्स आर वेरी हैप्पी कि अगर कहीं डेवलपमेंट होनी है, कोई स्कूल बनना है, कोई हॉस्पिटल बनना है, क्योंकि वहाँ पर तो डेवलपमेंट आनी है, पैसे आने हैं, पैसे आएंगे तो कुछ आवाम को खर्च होंगे, कुछ किसी का और भला भी होता है, आपको पता है। फिर आप इसी में भला दूसरों का ज़्यादा होता है, पब्लिक का कमी होता है। मुझे थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर हारून बलोच हमारे साथ मौजूद थे जी। नोटिफिकेशन के अलावा ओवरऑल भी बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन डॉक्टर साहब ने की कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक बैलेंस होना चाहिए, जहाँ पे एक पब्लिक का हम स्टेक होल्डर है, वहीं पे स्टेट भी है, और दोनों की आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं, जहां हमने प्रोग्राम के आगाज़ में न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के हवाले से बात की थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नए साल के आगाज़ के ऊपर जो हवाई फायरिंग के वाक़यात हैं उसमें 25 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक जी ज़ख्मी होने वाले में बच्चे और बच्चियाँ और ख़वातीन भी शामिल हैं। ताहम मुख्तलिफ इलाकों में जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, हवाई फायरिंग में मुलव्वस 56 जो अफराद हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। रेस्क्यू के मुताबिक जी कोरंगी हो, 5 स्टार हो, न्यू सब्ज़ी मंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग हुई है। हैदराबाद में भी ऐसे वाक़यात हुए हैं। और साल 9 के मौके पर महकमा दाखिला सिंध की जानिब से असले की नुमाइश हो, हवाई फायरिंग हो, इसके अगेंस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और जो आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो लोग हवाई फायरिंग करेंगे उनके लिए ड्रोन्स भी उड़ाने का फ़ैसला किया गया था। लेकिन ये क्या मामला हुआ, क्यों इस तरह के वाक़यात हुए, इस पे हम ज़रा मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट तनवीर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तनवीर आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज़रा ये बताइएगा, ये जो वाक़यात जहाँ जहाँ रिपोर्ट हुए हैं, क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, और हालांकि तो नोटिफिकेशन जारी किया गया था इसके अगेंस्ट। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आप समेत तमाम व्यूवर्स को नया साल मुबारक हो। और ये कहा जा सकता है कि अगर माजी की बात करें तो उसमें हवाई फायरिंग से ज़ख्मियों का रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा था, मगर इस साल जिस तरह सिंध पुलिस की जानिब से और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सख्ती की गई है और बाकायदा तौर पे जो है वो इश्तिहारी मुहिम चलाई गई है, यहाँ तक कहा गया, बल्कि यहाँ तक हुआ है कि ड्रोन जो है उनसे भी हवाई फायरिंग करने वालों की निगरानी जो है की गई है। इसी तरह मिला जुला जो रुझान रहा है, तो अगर हम बात कर लेते हैं, अब जो अपडेट आई है सिंध पुलिस की जानिब से 59 अफराद जो हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। हिरासत में लेने के बाद फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी जाहिर की गई है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात सबसे पहले हवाई फायरिंग से जो गिरफ़्तार हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है वो गिरफ्तारियाँ अमल में आई हैं ज़िला बस्ती में। वहाँ 19 मुल्ज़िमान जो है उनको गिरफ़्तार किया है। इसी के साथ साथ ईस्ट के अंदर 17 और सिटी के अंदर 7 और वेस्ट के अंदर 6 और कोरंगी और इसी तरह जो है मलीर में 2-2 मुल्ज़िमान को जो गिरफ़्तार किया गया है। कल ही रात जो है वो साल का पहला मुकदमा भी कायदाबाद में दर्ज कर लिया गया है। हवाई फायरिंग में मुलव्वस मुल्ज़िम सलमान को अरेस्ट किया है और उसके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जो पहला मुकदमा साल 2026 का है। अब हम बात कर लेते हैं ज़ख्मियों की। तो ख़वातीन और बच्चियों समेत 2 बच्चियों समेत जो है 6 ख़वातीन और 2 बच्चियों समेत 25 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। जिस तरह मैंने इब्तिदा की थी कि अगर हम माजी की बात करते हैं तो माजी में ये रेशो जो है हवाई फायरिंग से ज़ख्मियों का ये ऑलमोस्ट 50, 60, 70 तक चला जाता था। लास्ट ईयर मुझे याद है अच्छी तरीके से इसके अंदर 2 से 3 एक्सपायरियाँ, जिसमें कमसिन बच्चे जो हैं नामालूम सिंह से आने वाली गोली से जो है वो जाँ बहक भी हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो अभी तक की अपडेट है उसके अंदर सिर्फ 25
अफराद जो हैं इसमें ज़ख्मी हुए हैं। और अगर ज़ख्मी जो हुए हैं वो अगर मैं आपको एरियाज़ भी शो करता चलूँ तो ज़्यादातर जो है वो वेस्ट का एरिया है, जिसमें मैमार का इलाका है, औरंगी टाउन का इलाका है, और इसी की तरह मलीर ज़िला है वहाँ पे, और इसी तरह जो है कोरंगी का इलाका है। यहाँ पे ज़ख्मियों की तादाद जो है वो मिला जुला के 25 आई है। अस्पताल हकाम ने भी इस चीज़ को हमें अब से कुछ देर पहले कंफर्म किया है। इसमें 2 बच्चियाँ जो हैं वो भी ज़ख्मी हुई हैं। उसके हवाले से भी बताता चलूँ कि ज़ख्मियों में सफूरा के करीब जो है 8 साल बच्ची बताई जाती है, फरिया, और इसी के साथ साथ कोरंगी के इलाके मार्केट में 11 माह की जबीन जो है वो ज़ख्मी हुई है। ये 2 कमसिन बच्चियाँ हुई हैं, इसी के साथ 6 ख़वातीन हैं। और जिस तरह सख्ती देखने में आ रही थी, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिसमें देखा ये गया है कि सिंध पुलिस की जानिब से जिस तरह कहा गया था कि ड्रोन उड़ाए जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। ज़िला वस्ती में भी जो है वो जो थाने हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा उन्होंने नोट यही किया था कि हवाई फायरिंग कौन से एरिया में होती है, वहाँ पे भी ड्रोन जो हैं वो परवास की है, और उससे जो है वो गिरफ्तारियाँ जो हैं अमल में आई हैं। और इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हर थाने में जो है वो ड्रोन जो हैं उड़ाए गए हैं, जिससे मुल्ज़मान जो हैं उनको अरेस्ट किया है। जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। तनवीर मुनीन हमारे साथ मौजूद थे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ हवाई फायरिंग के वाक़यात हुए हैं इस हवाले से बात कर रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, पाकिस्तान में महंगी बिजली हो उसके तनाजुर में और तवानाई बहरान के तनाजुर में सोलर सिस्टम जो है वो आवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ बन चुके थे, मगर अब वजारत तवानाई की जानिब से नेट मीटरिंग को ख़त्म करके नेट बिलिंग मुतारिफ करवाने के फैसले ने एक नई बहस छेड़ दी है। जहाँ पहले सार्फिन इजाफी बिजली पर तकरीबन 26 रुपये फ़ी यूनिट का फ़ायदा ले रहा था, वही यूनिट 11 रुपये फ़ी यूनिट में ख़रीदे जाएंगे। नई पॉलिसी के तहत जो सोलर मुआहदे, इसकी मुद्दत 5 साल होगी, जबकि 25 किलोवाट से कम लोड पर भी नेपरा लाइसेंस की शर्त हो। यूनिट्स की कीमत का मुकम्मल इख्तियार नेपरा के पास होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या ये फैसला तवानाई के निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए है, या जो घरेलू सार्फिन हैं जो कि ऑलरेडी एक माली दबाव का शिकार है उनके लिए एक मज़ीद प्रेशर होगा। और सबसे अहम बात यह कि क्या ये पॉलिसी तवील मुद्दत में काबिल अमल है और इसके असरात आम सारिफ पर कैसे पड़ेंगे, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर खालिद वलीद हमारे साथ मौजूद है, एनर्जी एक्सपर्ट है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं चाहूँगी आप पहले इस पर ज़रा हमें एनालिसिस दें कि आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, और ये जो एक नई बहस छिड़ी है इस पे समाव हम जहाँ पर घरेलू सारिफ को रिलीफ देने की बात करते हैं, वहाँ पे आप समझते हैं कि ये रिलीफ लॉन्ग टर्म होगा या नहीं, ये एक प्रेशर ही है समाव? जी बहुत शुक्रिया अर्मिला, मेरी तरफ से आपको सबको नया साल मुबारक हो। जी बिल्कुल, आपका एनालिसिस बड़ा अच्छा है, ठीक है कि हुकूमत जो है वो अपने लिए तो शायद आसानियाँ पैदा कर रही है, लेकिन आवाम के लिए जो है वो थोड़ी सी जो सोच है वो डिसइंसेंटिवाइजिंग है, ख़ास तौर पे सोलर पैनल्स को लेके। हो ये रहा है कि आपका जो नेशनल ग्रिड है उसकी जो डिमांड है वो नीचे आ रही है, ख़ास तौर पे सोलर पैनल्स की वजह से। और उसकी वजह ये नहीं है कि लोगों को सोलर पैनल्स लगाने का शौक है, उसकी वजह ये है कि आपका नेशनल ग्रिड की जो बिजली है वो महंगी बहुत है। अगर बिजली महंगी बहुत है तो अब लोगों ने मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं, खास तौर पे जब से सोलर पैनल्स की प्राइसेस जो है वो नीचे आई हैं। तो जब जैसे ग्रिड की डिमांड नीचे आती है, उससे चूंकि आपने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेमेंट्स जो है वो देनी है आईपीपीज को, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स को, तो वो अमाउंट जब आपकी डिमांड नीचे आती है तो वो अमाउंट पर कैपिटा टर्म्स में वो लोग जो कि ग्रिड की बिजली यूज कर रहे हैं उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी और महंगी हो जाती है। तो इसको एक लाइन में कहने के लिए कि ग्रिड की बिजली महंगी है, क्योंकि ग्रिड की बिजली महंगी है, जैसे जैसे आपकी डिमांड नीचे आती जाएगी ये और महंगी होती जाएगी, और जैसे जैसे ये और महंगी होती जाएगी लोग और सोलर पैनल्स लगाएंगे और आपकी बिजली जो है वो और महंगी होती जाएगी। तो हुकूमत बजाय इसके कि अपने टैरिफ का रिफॉर्म करे, उसको नीचे लेके आए, वो फिस्ट फाइटिंग मोड में, शॉर्ट टर्म प्लानिंग मोड में इस तरह के मेजर्स लेके आ रही है कि वो सोलर पैनल्स को डिसइंसेंटिवाइज करी है, नेट मीटरिंग को डिसइंसेंटिवाइज करी है। अब तो वो नेट बिलिंग हो गया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है हुकूमत का वो ये है कि जैसे ये डिसइंसेंटिवाइजेशन होती जाएगी, लोग
नेट मीटरिंग छोड़ के ग्रिड की बिजली ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, लोग बैटरीज की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। 2025 अगर सोलर पैनल्स का साल था, तो 2026 जो है वो बैटरी स्टोरेज का साल होगा, क्योंकि बैटरी की प्राइसेस भी उतनी ही तेजी के साथ नीचे आ रही हैं जिस तरह से हमने सोलर पैनल्स की प्राइसेस को देखा है। तो अगर मैं एक यूनिट जो है वो हुकूमत को 11 रुपए का बेच के रात को 33 रुपए का यूनिट खरीदूंगा, तो ये जो 22 रुपए का जो डेल्टा आ रहा है, जो आ रही है चेंज आ रहा है, ये मैं क्यों ना अपनी बैटरी में इन्वेस्ट करके अपने आप को रात को बिल्कुल ही ग्रिड से ऑफ ग्रिड कर लूं। और उससे ये होगा कि जो रात को मैं डिमांड जनरेट करता था नेशनल ग्रिड की, वो भी नहीं जनरेट हो पाएगी और हुकूमत को उल्टा नुकसान हो रहा होगा। तो इस चीज को हुकूमत को सोचना है कि ये वाली जो इकोनॉमिक्स है, ये किस तरीके से की जाए। एक और चीज ये है कि हुकूमत ये सोच रही है कि शायद सोलर पैनल्स की प्राइसेस कम होने की वजह से लोग जो है वो सोलर पैनल लगा रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग की जा रही है नेट मीटरिंग के थ्रू। ऐसा नहीं है, लोग अपने आप को महंगी बिजली से बचा रहे हैं, इस वजह से सोलर पैनल में इन्वेस्टमेंट हो रही है। और सिर्फ अमीर लोग सोलर पैनल्स नहीं लगा रहे, अब आपका मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास भी सोलर पैनल्स लगाना शुरू हो गया है और वो भी नेट मीटरिंग चाह रहा है। असल फायदा आपने अपनी मिडिल क्लास को देना था, जब उनकी बारी आई है तो अब आप उनको जो है वो नेट मीटरिंग की सहूलत से जो है वो महरूम करें। ये जो इनइक्वालिटी है, इसको हुकूमत को सोचना है कि कैसे अपने एडवांटेज के लिए यूज किया जा सकता है, और किया जा सकता था अगर थोड़ी सी प्रॉपर इंटीग्रेटेड प्लानिंग जो है वो कर ली जाती, बजाय इसके कि एकदम से आप राइट ऑफ द बैट जो है वो आप इसको खत्म कर दें। डॉक्टर साहब, ये जो आपने भी बात की है, ये जो इकोनॉमिक्स जो आपने एक्सप्लेन की है, क्या ये हमारी हुकूमत ने नहीं समझा? बिकॉज आपने वही बात जो की कि मिडिल क्लास, जिसको हम थोड़ा बहुत किसी सूरत में रिलीफ दे सकते हैं, आप जहाँ पे हम टैक्सेशन के मामले में देख रहे हैं, हर जगह पे कहीं ना कहीं वो पिस रही है। जो एक क्लास है वो बिल्कुल बरी ज़िम्मा है उससे, एक क्लास है वो अपने चैलेंजेस से दो चार है, मिडिल क्लास है वो जो सैलरी क्लास है उसको सारी टैक्सेशन से लेकर ईच एंड एवरीथिंग। सोलर सिस्टम के बाद कुछ रिलीफ मिला है और अब ये जो मामला है, इस पे जो लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए था, क्या इसमें वर्किंग नहीं हुई या बस एकदम से अनाउंसमेंट हो गई? इनको आइडिया नहीं है? पाकिस्तान में यही फुकदान है प्लानिंग का, इंटीग्रेटेड प्लानिंग का, कि एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री के साथ कनेक्टेड नहीं है। पावर मिनिस्ट्री अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक कर रही है, क्योंकि उन्होंने अपने नेशनल ग्रिड को बचाना है। उनके जो TORs हैं, दे आर के उन्होंने ग्रिड को एक इकोनॉमिकली फीजिबल वे में चलाना है। उनके पास भी एक बड़ी मुश्किल इक्वेशन है, लेकिन सही। उसका जो हल ढूंढ रहे हैं वो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। वो कुछ अरसे बाद एक और क्राइसिस की सूरत में उनके सामने खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल तो सही। इस चीज को देखते हुए उनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है दीगर मिनिस्ट्रीज के साथ। सोलर पैनल के क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के लिए बने बड़े यानी बेनिफिट्स आपको से कंबाइन हमारे एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, सिर्फ एकदम से आपके दिमाग में कोई आइडिया है इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सॉरी डॉक्टर साहब, वक्त कम था, लेकिन बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर खालिद वलीद हमारे साथ मौजूद थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। नया साल का आगाज़ क्या हुआ? मेरी टीम बड़ी एनर्जेटिक चल रही है आज, कुछ समझ नहीं आ रहा ऑफ एयर क्या हो रहा है, ऑन एयर क्या हो रहा है। अच्छा जी, दुनिया भर में ग्लोबल फैमिली डे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसको वन डे ऑफ पीस एंड शेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया भर में जी मोहब्बत हो, हमांगी हो, पीस हो, उसकी फ़िलासफ़ी को फ़रोग देने के लिए मखसूस है, जो हमें याद दिलाता है कि जो फैमिली सिस्टम है वो सिर्फ चार दीवारी या आपके ब्लड रिलेशंस तक महदूद नहीं रहता, बल्कि मोहब्बत हो, रिस्पेक्ट हो, बाहमी अंडरस्टैंडिंग हो, उससे जुड़ी एक आलमी शनाख्त भी है। ताकि जो नए साल का आगाज़ है वह ग्लोबल लेवल के ऊपर खुशी और पीस के मैसेज के साथ हो। इस दिन का पर्पस भी यही मैसेज देना है कि जब हम एक दूसरे की बात करते हैं कि कैसे हमने दूसरे को समझना है, उनको एक्सेप्ट करना है और फिर साथ चलने का जो हौसला पैदा करना है, तो पूरी दुनिया एक फैमिली की सूरत इख्तियार कर सकती है। चाहे मुख्तलिफ कल्चर्स हों, लैंग्वेजेस हों, आपके दुख हों, खुशी हो, उसका एक एहसास एक जैसा होता है।
हम अपने रवैयों और छोटे छोटे अमाल के ज़रिए किस तरह दुनिया को एक बड़े, स्ट्रॉन्ग और पुरअमन फैमिली में बदल सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। फजर राबिया पाशा हमारे साथ मौजूद है, माहिर तालीम है, उनको खुशामदीद करेंगे। थैंक यू वेरी मच फजर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर, आई होप यू आर डूइंग वेल। हमें ज़रा बताएं कि जो हम आज जो ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ 4 दीवारी की हद तक महदूद एक मैसेज देने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ग्लोबल लेवल के ऊपर समहाउ हम एफर्ट पुट करते हैं इस दिन के हवाले से। जी, अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल। और आज बड़ा मेरे लिए तो बड़ा हैप्पी डे है बिकॉज मैंने अभी माय डॉटर जस्ट केम फ्रॉम टर्की, शी इज स्टडिंग देयर, तो मैं भी अभी सुबह सुबह उसको एयरपोर्ट पर रिसीव करके आई हूँ, तो Lovely. वेरी हैप्पी न्यू ईयर फॉर मी राइट नाउ। या आई एम श्योर। तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग मैं तो अगर रिलीजियसली भी देखूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि हम सब हज़रत आदम की औलाद हैं, तो हम एक वैसे ही एक बड़ी ग्लोबल फैमिली है। आई थिंक इस चीज़ को रियलाइज़ और रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है हमें अपने आप पर। आई थिंक हर चीज़ अपने घरों से शुरू होती है, और फैमिलीज़ में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है ना, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो हमें अपने घरों में अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। एंड अग्रीइंग टू डिसएग्री फॉर एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में सीखनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि हम लोग अपने अगर घर की भी बात करें, तो आप अपने बच्चों की भी बात करें, जब पेरेंट्स अपने बच्चों की बात करें, तो हर माँ बाप अपने पेरेंट को एक ही तरह रेज करता है, राइट? एक ही वो उनको जो उनको टीचिंग होगी पेरेंट की, वो एक ही होगी ना सारे बच्चों के लिए। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो दे बिकम डिफरेंट पीपल, तो ज़रूरी नहीं होता कि वो बिल्कुल वही उसी तरह बड़े हों या वही उन्हीं टीचिंग्स को फॉलो करें, क्योंकि उनके फिर अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस चीज़ें जो हैं उनके साथ साथ ऐड होती हैं, और वो आपकी बिहेवियर्स को, आपकी एटीट्यूड को, आप अपने रिलेशनशिप्स कैसे मैनेज करते हैं, उन चीज़ों को वो एक शेप देती हैं बेसिकली। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर में अपनी फाउंडेशंस बिल्कुल ज़रूर स्ट्रांगली बिल्ड करें, लेकिन फिर एज अ सोसाइटी, जैसे आपने बात किया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि अगर हम घर में बच्चे को एक सबक सिखा रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना फॉर एग्जांपल, लड़ाई नहीं करनी एक्सेट्रा, तो सारी ही घर और सारी ही पूरी कम्युनिटी वही सबक अपने बच्चों को सिखा रही हो, तब जाके हम कहीं ऐसी जगह पे पहुंच सकते हैं जहां पे हम कहें कि हम लोग एक अपने सिटी लेवल पे, फिर आप नेशनल लेवल पे, और फिर ग्लोबल लेवल पे हम अपने आप कैसे इंगेज करते हैं। और अब जैसे इतना ज़्यादा टेक का ज़माना है, आप हर चीज़, हर कोई ऑनलाइन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और हमने बहुत देखा है कि यही ऑनलाइन में हम बहुत ज़्यादा सेफ्टी के इश्यूज देख रहे होते हैं, बच्चों के लिए पर्टिकुलरली सेफ्टी के इश्यूज देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जब कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है दुनिया में, तो कैसे दुनिया बढ़ जाती है आपस में। हमने बहुत रिसेंटली, आपको पता है, देखा है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ कितनी ज़्यादा ऑनलाइन कैंपेन्स चल रहे हैं। तो इसमें हमारा, आई थिंक कि एज मुस्लिम्स, एज पाकिस्तानीज, हमारा और रोल बन जाता है कि हम अपना जो है एक अच्छा पॉजिटिव मुस्बित रोल जो है हम अदा करें ग्लोबली। और पाकिस्तानी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ग्लोबल, जहाँ बैठे हुए हैं, तो हम लोग एक एम्बेसडर्स हैं जो बाहर भी बैठे हुए हैं और जो पाकिस्तान में भी बैठे हुए हैं, बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबल कनेक्टिविटी। तो लोगों के साथ अच्छे तरह से कॉन्वर्सेशन करना, डायलॉग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि हम उस डायलॉग में बिलीव करें कि एक दूसरे के साथ आप बात कर सकते हैं, आप रिस्पेक्ट के साथ एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। और आप सॉरी, माजरत के साथ मैं आपको इंटरप्ट करी हूँ। मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा, आपने चूँकि आपने इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस का फजर साहिबा जिक्र किया है, आप जो कम्युनिटी बिल्डिंग है या कम्युनिटी लेवल के ऊपर इंगेजमेंट है, हमने इंटरनेशनल सतह के ऊपर बहुत एक अच्छा आइडिया और कॉन्सेप्ट देखा है पाकिस्तान के अंदर विद टाइम। पहले होता था कि कम्युनिटी, आपके नेबरहुड, हम सब बड़े फेमिलियर होते थे एक दूसरे से, और यू नो आप एथिक्स भी देखते थे, आप मॉरल्स भी सीखते थे, आप कुछ मैनर्स भी सीखते थे, बट अब विद टाइम वो चीज़ें कम हो रही हैं। लेकिन इंटरनेशनली स्टिल प्रैक्टिस होती है कि वो कम्युनिटीज़ को, चाहे वो वॉल्टियर वर्क है, बच्चों के हवाले से है, इंगेज करते हैं। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि हम इस तरह के कम्युनिटी लेवल से भी स्टार्ट करें, फिर हम अपने नेबरहुड और इन चीज़ों को भी दोबारा से उस रूट्स की तरफ जाए, जो कि समहाउ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अच्छा, एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि देखें, हमारे पास
पाकिस्तान में बहुत ऐसी अच्छी चीज़ें हम हमारे पास में जो कल्चरली हमारी बहुत स्ट्रांग थी, जैसे फैमिली सिस्टम का होना या कम्युनिटी का, जैसे नेबरहुड सिस्टम होना, या आप एक दूसरे को जानते हैं, देन यू आर देयर फॉर ईच अदर एज वेल, राइट। तो वो चीज़ें जैसे आपने राइटली सो मेंशन, जितनी अर्बनाइजेशन हो रही है उसमें ये चीज़ें लूज हो रही है। तो मैंने इंग्लैंड में बहुत अरसा काम किया है, वहाँ पे बहुत अरसा रही हूँ, तो वहाँ पे आप बिल्कुल ये कम्युनिटी बिल्डिंग पे बहुत फोकस होता था। तो आपकी वहाँ पे जैसे लोकल काउंसिल्स का काम एक होता था, उनका पूरे डिपार्टमेंट सेटअप होते हैं जो लोकल कम्युनिटीज़ को इंगेज करते हैं, लोकल कम्युनिटी लेवल इवेंट्स करते हैं छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में। तो वो आपके नेबरहुड लेवल इवेंट्स होते हैं जिसमें सारे घर के लोग आते हैं, मिलते हैं, या जैसे एक कोई स्ट्रीट ब्लॉक ऑफ कर देंगे और उस पूरी लंबी स्ट्रीट के लोग बाहर आएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, कोई फेस्टिवल मनाएंगे, या बैठ के मिलकर खाना खाएंगे, रोड पे टेबल्स लग के सब खा रहे हैं। तो इसमें क्या बहुत मल्टीपल इनिशिएटिव्स कर सकते हैं, क्योंकि आपको कम्युनिटी को एंगेज करने की ज़रूरत है, दूसरा एक दूसरे को पता होना चाहिए। फिर मैं मज़हब की बात करूंगी कि इस्लाम कहता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका नेबर किस सिचुएशन में है, कहीं उसको सपोर्ट चाहिए। तो अगर वो आप कनेक्टिविटी लूज कर देते हैं तो फिर आपको एक दूसरे का नहीं पता, ना आपके लिए कोई होगा ना आप किसी के लिए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम नॉट नेसेसरली कि गवर्नमेंट के ऊपर ही हम हर चीज़ पे रिलाई करें, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम खुद भी कम्युनिटी लेवल पे छोटी छोटी गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज करें, मिल के आप यू कैन कलेक्ट मनी टुगेदर, और आप एक छोटी सी कोई चीज़ इकट्ठे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक नेबरहुड लेवल पे, कि आपको कम से कम आप कहते हैं कि 2-4 गलियां जो हैं, जैसे इस्लामाबाद में स्ट्रीट्स हैं, वो इन 3-4 स्ट्रीट्स के लोगों ने, फैमिलीज ने मिलके एक दिन ऑर्गेनाइज कर लिया। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट लेवल बिल्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, एक दूसरे का पता होना बहुत ज़रूरी होता है, और फिर यही चीज़ें ग्लोबली रिफ्लेक्ट करती हैं, यही चीज़ें आपका बिहेवियर, एटीट्यूड बिल्ड करती हैं, और आपको जितना लोगों की अंडरस्टैंडिंग होगी आप उतना ही बेहतर उनकी किसी की सोच को समझने में आपको आसानी होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि और अभी हम पाकिस्तानीज़ की भी इवन फजर साहिबा बात करें, हम ऑलरेडी बड़ी वार्मथ रखने वाले लोग हैं, वी हैव बीन वेरी हॉस्पिटेबल, उस तरह की नेशन है, हम बहुत वेलकमिंग नेशन है। तो अगर हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें, दो के जितने टूरिस्ट आते हैं, जो लोग हम इंटरनेशनली भी देखते हैं, ट्रैवल करते हैं, दे ऑलवेज प्रेज पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी पीपल, और उनकी जो हॉस्पिटैलिटी है उसकी तारीफ़ करना या उनके वेलकमिंग बिहेवियर की तारीफ़ करना। सो हमारे लिए जो समहाउ ये कन्वीनियंट भी है कि हम इस तरह की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके ग्लोबली एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं, राइट? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आप देखें जितने व्लॉगर्स पाकिस्तान आते हैं, आप उनके कमेंट्स देखें, और जब वो रीजनल कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा यही चीज़ आती है कि पाकिस्तान में अगर जब वो गए हैं तो उनको कितना लोग वार्मली वेलकम करते हैं। उस दिन मैं किसी का देख रही थी व्लॉग, उसने कहा कि मैं जहाँ जाती हूँ वो मुझे कोई पे ही नहीं करने देता, मतलब मैं समोसा खाने गई हूँ तो उसने मुझसे समोसे के पैसे नहीं लिए। तो दिस इज़ वेरी वेरी वार्म एंड इट्स सेंस अ वेरी पॉजिटिव मैसेज आउट पूरी दुनिया को, ना सिर्फ हमारे मुल्क में लोगों को। तो ये बहुत एक, मैं वही बात कहूँगी कि हमारी कल्चरली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं, और इनको हमें आपस में भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ताकि एक यूनिटी हमारी पाकिस्तान में नेशनली बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए, हमारे पीस के लिए, पाकिस्तान के लिए ये यूनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें वो है ना कि हमारे अंदर इनबिल्ट हैं, हमें उसको वापस थोड़ा सा, अगर हम उसको आपको कहते हैं ना कि आपका स्किल, आप उसको थोड़ा सा पॉलिश कर लें तो आप बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो यही हमारा है कि उस चीज़ को हम थोड़ा सा उस पर हम फोकस करें। तो आई थिंक वी माशाल्लाह हम लोग इतने अमेजिंग लोग हैं, इतने रिजिलियंट लोग हैं, और हम लोग इतना एक दूसरे की केयर करने वाले लोग हैं। तो हम उस चीज़ को, उसको हम ये मॉडर्नाइजेशन के नाम पे ना वो चीज़ हम खोने ना दें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लोग वो अपनी बॉन्डिंग आपस में, फैमिलीज़ में, कम्युनिटीज़ में, नेबरहुड्स में, और नेशनली। और ये जो हम कभी अक्सर हम देखते हैं कोई डिवीज़न की बात कर रहे हैं कि कोई पंजाब से है, कोई केपी से है, नो, हम सब पाकिस्तानी हैं, और हम सबको एक दूसरे के साथ खड़े होने की ज़रूरत है जितने। और हम देखते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब देखते हैं डिज़ास्टर आता है पूरा पाकिस्तान एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ होता है, और यही चीज़ें होती हैं। आप देखते हैं कि आपको पता चलता है कि हम लोग एक्चुअली किस तरह के लोग हैं, बिल्कुल। तो ये इट्स इम्पोर्टेंट कि हम उसको जारी रखें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट पुट करें। थैंक यू वेरी मच फजर राबिया पाशा हमारे साथ मौजूद थी जी। आज ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और अपनी सजेशंस भी दे रही थी कि कैसे हम मज़ीद इंगेज कर सकते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज बहुत दिनों के बाद हमारे किचन में कुछ बन रहा है और किचन में बनने के लिए हमारे साथ बनाने के लिए इनफैक्ट शेफ मुबशरा और शेफ नदीम चीबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप दोनों के? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। शेफ मुबशरा, आज आपने क्या बनाया है? आज हमने बनाया है चिकन मखनी हांडी। ठीक है। और इसमें हमने पहले चिकन में टर्मरिक और सॉल्ट एज पर टेस्ट डाल के उसको गोल्डन ब्राउन कर लिए। देन हम लोगों ने अनियन को ब्राउन करके उसमें टमाटो पेस्ट, सॉल्ट एज पर टेस्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर ऐड कर लिया। ठीक है। देन 1 टेबल स्पून हमने ऐड किया है रेड चिली फ्लेक्स। ओके। और इसको मसाले को रेडी कर लिए। लास्ट नॉट द लीस्ट हमने लास्ट में ऐड किया इसमें योगर्ट। ओके। हाँ जी, और 40 इसको to पहले 50 ग्राम। हमने चिकन को थोड़ा सा कुक करने के बाद योगर्ट ऐड किया। हाँ जी, लास्ट में ऑलमोस्ट जब 80% कुकड हो जाएगा देन हमने ऐड कर देने इसमें 40 to 50 ग्राम योगर्ट। ओके। देन हम इसको थोड़ी देर पका लेंगे 5 से 10 मिनट और गार्निश करेंगे ग्रीन कोरिएंडर और जिंजर के साथ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और इट्स गोइंग टू बी स्पाइसी लिटिल बिट, क्योंकि ये बटर में बना है तो नॉट स्पाइसी। ओके ज़बरदस्त। चलें, आज शेफ़ नदीम खुद नहीं बना रहे, शेफ़ मुबशरा के साथ आए हैं। बट थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। और इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन ज़रूर दिखाएं, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें जो इसका कलर है वो बड़ा मज़ेदार लग रहा है। और अभी हम इसको शो के बाद ट्राई भी करेंगे। आज शेफ़ मुबशरा और शेफ़ नदीम चीमा हमारे साथ मौजूद थे जी। ये इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन है और चिकन मखनी हांडी बनाई है इन्होंने। सो आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आगे बढ़ते हैं जी। अब हम बात करेंगे कुछ आपकी लाइफस्टाइल के हवाले से। आप 2026 में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हमें कैसे करना है, कैसे नहीं करना, इस पे आज हमने बात करनी है। नॉर्मली क्या होता है कि हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल कर देते हैं जो समहाउ हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही होती हैं। 56 ईयर्स ओल्ड एक चाइनीज़ खातून ने पाकिस्तानी ख़वातीन के ऊपर एक रिसर्च की है और इस रिसर्च में ये देखा गया है कि जो पानी की कमी है, आपका लाइफस्टाइल है, नींद की कमी है, जो आप खा रहे हैं, वो समहाउ आपकी सेहत और ख़ूबसूरती पर असर डाल रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ख़ुद 56 ईयर्स की होने के बावजूद अब तक कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि अपनी डाइट, अपने लाइफस्टाइल से वो सारी चीज़ें मैनेज कर रही हैं। सो आज हमने अपनी ज़रा आप देखना है ना कि हम जो खाते हैं वो हमारी स्किन के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर कैसे असरअंदाज होता है। इस पे बात करने के लिए डॉक्टर रूबिया उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रूबिया, बहुत शुक्रिया। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। कैसी हैं आप? जी, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर रूबिया, ये जो रिसर्च हुई है, वैसे तो हमेशा से हमने सुना है, हमें कहा गया है कि अच्छा खाओगे तो अच्छा लगोगे, लेकिन हम ज़रा ब्यूटी प्रोडक्ट्स के चक्करों में ज़्यादा हैं और हम खाने पीने पर इतना ध्यान नहीं देते। और मज़े की बात ये कि हम अपने मुंह के ऊपर लगा लेंगे महंगी महंगी चीज़ें, लेकिन अपने जिस्म के अंदर महंगी चीज़ें नहीं डालेंगे। हम अपने जब खाना पीने का जब तरफ आएंगे तो वील ट्राई टू फाइंड द चीपेस्ट थिंग्स, द वर्स्ट फूड्स, द वर्स्ट फास्ट फूड्स दैट आर देयर, रादर देन पुट। और मुंह के ऊपर हम खीरा भी लगा रहे हैं, एवोकाडो भी लगा रहे हैं, कोई हल्दी टर्मरिक मास्क भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ईटिंग वी इग्नोर इट। एंड आई थिंक दैट इज डेफिनेटली द की टू हेल्दी स्किन। अच्छा डॉक्टर रूबिया, ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये हमारी अभी की नहीं है, हमने हमेशा से इन्हीं प्रैक्टिसेस को अब किया। आपने एवोकाडो का जिक्र किया, आपने टर्मरिक मास्क का जिक्र किया, ये सारी वो चीज़ें हैं जो अगर हम खाएं तो शायद हमारी बॉडी के थ्रू हमारी स्किन के ऊपर ज़रा ज़्यादा बेहतर असर करें। सो कितना इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें। विद टाइम हमने देखा है कि अब लोग आ रहे हैं इसकी तरफ, लेकिन स्टिल समहाउ हम जो आउटलुक है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। वी आर डेफिनेटली लैगिंग बिहाइंड। एग्जैक्टली, वी आर सो लैगिंग बिहाइंड इन हेल्दी लाइफस्टाइल। आई एम थिंकिंग मैं पाकिस्तान आए में मुझे 2.5 साल हो गए। मैं 2.5 साल से यहाँ प्रैक्टिस करी, पहले इंग्लैंड में प्रैक्टिस करती थी। एक चीज़ जो मैंने बड़ा कंट्रास्टिंग नोटिस की है दोनों ममालिक में, वो ये है कि यहाँ पर लोग हेल्थ कॉन्शियस तब होते हैं जब वो बीमार होते हैं। बाहर के ममालिक में भी हो गया कि हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ प्रमोशन इतनी हो गई है कि वी डोंट वेट फॉर समथिंग टू गो रॉन्ग टू सीक हेल्प। लोग उससे पहले जो है जाके पता करेंगे, अच्छा व्हाट इज हेल्दी लाइफस्टाइल, हाउ डू आई इंप्रूव माई हेल्थ एंड फिटनेस। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज इन पाकिस्तान इज कंसिडर्ड लग्जरी। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि जी हम एक्सरसाइज करने के लिए कोई एक्सपेंसिव जिम मेंबरशिप चाहिए या पहले जाके कोई लाख की मशीन खरीद के लेकर आएंगे, घर पे रखेंगे, घर में जगह नहीं होगी वगैरह वगैरह।
इट डजंट वर्क लाइक दैट। एक्सरसाइज के लिए ऑल यू नीड इज लिटरली जस्ट अपनी हाइट के साइज की जगह आपको चाहिए। अगर आपके घर में इतनी जगह मौजूद है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपके पास अब एक्सेस है टू इंटरनेट वाला मोबाइल फोन, यू कैन लिटरली कैरी योर एक्सरसाइज योर जिम विद यू। ऑल यू नीड टू डू इज सर्च, एक वर्कआउट सर्च करने की मार है। ये चीज़ें ज़रूरी इसलिए नहीं है सिर्फ कि आपने कोई पतला रहना है या कुछ फिट रहना है। इट्स ऑल अबाउट हाउ योर इंटायर सेल्फ प्रेजेंस, आपके हेड टू टो जो अपीयरेंस है वो मैटर करती है ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं हमारी बॉडी टॉक्सिन्स फ्लश आउट करती है, हमारी स्किन को ब्लड सप्लाई अच्छी मिलती है, वेजोडाइलेशन होती है, स्किन जो है वो लिटरली निखर जाती है वाली बात है, बालों को अच्छी जो ग़िज़ा जो अच्छी मिलती है। व्हेन यू आर ईटिंग हेल्दी आप वो सारे न्यूट्रिएंट्स उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपकी हेल्दी ईटिंग नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, तो देन यू आर बेसिकली ऑलरेडी पुटिंग योरसेल्फ एट अ लूजर पोजीशन। आपने ऑलरेडी अपना जो है माइनस में, अपने मनफी में अपना स्कोर कर दिया है। तो फिर अपने मुंह पे आप जितना मर्जी लगाएं, द रिजर्व हैज टू कम फ्रॉम विद इन। अगर अंदर ही वो ताकत और नशोनुमा और ग़िज़ा और अच्छी लाइफस्टाइल नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट्स वोंट वर्क आइदर। या यू आर सो राइट। और वही बात है कि हम प्रोएक्टिव वो नहीं करते चीज़ें कि हमने जब बीमार होना है तभी हमने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, खुदा ना खास्ता हमारी स्किन पे कोई मसला है हमने तभी डॉक्टर के पास जाना है जब वो ब्रेकआउट्स हो जाएंगे और वो अनबेरेबल हो जाएंगे। सो कितना इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि किसी डॉक्टर के पास जाना, एक्सरसाइज करना, अपनी अच्छी डाइट करना, इट्स नॉट समथिंग जो कि मुसीबत आने के ऊपर खुदा ना खास्ता आपने ऑप्ट करनी है। हम सबको, ख़वातीन को भी इनफैक्ट हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपनी हेल्थ को। ये हमारा एज ए नेशन भी प्रॉब्लम है। Another thing is water, जो चीज़ मैं देखती हूँ लोग बहुत नज़रअंदाज कर देते हैं। आप अपने मुंह के ऊपर अगर हाइड्रेशन लगा रहे हैं वो कुछ हद तक ही कुछ, इट विल ओनली वर्क फॉर अ सर्टेन लिमिट, उसमें कोई बहुत मैजिक नहीं है, कोई मैजिकल पावर्स नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे पी रहे हैं 24 घंटे में अपने, वो हाइड्रेशन आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। सो हाइड्रेशन इज द की। मैं बल्कि पानी को पुअर पर्सनस गुड हेल्थ रिजीम कहती हूँ। अगर आपके पास एक्सेस नहीं है टू एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, एक्सपेंसिव थिंग्स, बट एवरीबडी हैज एक्सेस टू गुड वाटर, आपके पास पानी की एक्सेस है, आप जहां आपको मौका मिले पानी पिए। रादर दिन के रात को 4 ग्लास पानी उड़ेले, आप हर नमाज के साथ 1 ग्लास पानी पी ले। दिस इज अ वेरी इजी वे टू मेक श्योर कि आप 5 ग्लास पानी दिन में पी रहे हैं। एंड द अदर थिंग इज, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि नो योर स्किन। सो अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑयली स्किन है तो आप बहुत ज्यादा क्रीम्स नहीं थोप के लगा सकते, उसमें ब्रेकआउट होगा ही होगा। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो नाउ यू नीड मोर ऑयली क्रीम्स। तो लोशंस फॉर एग्जाम्पल वाटर बेस्ड होते हैं, तो लोशंस जो होते हैं वो जनरली ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए होते हैं, एंड क्रीम्स आर फॉर ड्राई स्किन। तो ये चीज़ें जानना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल को कोई चीज़ नहीं बीट कर सकती। योर एंटायर बॉडी रीजनरेट्स व्हेन यू स्लीप। अब अगर आप सही टाइम पे सोते नहीं हैं और आप 6 आवर्स ऑफ अनइंटरप्टेड स्लीप नहीं लेते हैं तो फिर यूर ऑलरेडी अगेन आप अपनी वेयर एंड टेयर को हील ही नहीं कर पा रहे। और वेयर एंड टेयर अगर हील नहीं करेगी तो फिर स्किन रिकवर कैसे करेगी? तो अभी आपने ये जो बात की है ना कि सही टाइम पे सोना, 6 घंटे की नींद अगर आप पूरी रात जाग कर दिन के टाइम ले रहे हैं, आई थिंक वो भी हमारे सिस्टम को डॉक्टर रूबिया समाउ स्लो करती है। एब्सोल्युटली, बिकॉज द थिंग इज योर बॉडी इज वेरी स्मार्ट। आपकी बॉडी की एक इंटरनल क्लॉक है, वो अगर वेरी कर जाती है, अगर उसको with your habits and with the sun उसको पता चलता है कि दिन कब है और रात कब है। अब अगर आप कुछ दिन जो है सो रहे हैं रात को 12 बजे, कभी आप सो रहे हैं रात के 2 बजे, कभी आप सो रहे हैं रात के 10 बजे, तो योर बॉडी इज परपेचुअली कंफ्यूज्ड। इट्स थिंकिंग कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, एंड बिकॉज ऑफ दैट कंफ्यूजन वो अपने सारे जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस ही आपकी स्लीप में होते हैं, वो कर ही नहीं पाती है। तो वो रिपेयर एंड रीजनरेशन, आजकल एक बड़ा फेवरेट वर्ड है एंटीऑक्सीडेंट्स। सो एवरीबडी वांट्स कि हमें कोई एंटीऑक्सीडेंट दे दे, कोई शॉर्टकट दे दे। व्हाट दे डोंट रियलाइज इट, स्लीप इज द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा डॉक्टर रूबिया, ये जो आपने भी बात की है मैं इस पर ज़रूर चाहूँगी आप और भी कमेंट करें। नॉर्मली मैंने खुद ये चीज़ प्रैक्टिस की है कि मैंने कुछ टाइम रेगुलर फ्रूट बोल एक खाना शुरू किया और मैं पानी पी रही थी, एंड एक्चुअली में मैंने अपने फेस के ऊपर, अपनी एनर्जी के अंदर एक बहुत मेजर चेंज फील किया। और वो मुझे लगा कि वाकई मैं ये जो इतनी महंगी स्किन केयर चीज़ों में इन्वेस्ट कर रही हूँ, जो मैं खा रही हूँ, वो मेरे नज़र आ रहा है, एंड एवरीबडी वाज कॉम्प्लीमेंटिंग मी समहाउ। ये अंडरस्टैंडिंग, एंड सेकेंडली ये जो कोरियन ग्लास स्किन, ये जो हमारे 7 to 12 स्टेप्स स्किन के रिजीम्स स्टार्ट हुई हुई हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को इसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हुए भी देखा है। एज ए डॉक्टर आपने क्या, आपकी ऑब्जर्वेशन है और आप क्या रिकमेंड करती हैं?
So people try to take shortcuts. The biggest problem starts from here. Everybody wants the result instantly. वो चाहते हैं कि हमने आज क्रीम शुरू की कि हफ्ते के अंदर 4 दिन के अंदर जो रिजल्ट आ जाए. So your skin cycle is about 6 to 12 weeks. आपका स्किन रीजनरेट होने में भी टाइम लगता है. तो पहली बात तो ये इंस्टेंटली तो कोई भी चीज नहीं काम करेगी. खाने के बारे में भी यही है. A lot of people think कि हमने 2 दिन सैलेड खा लिया तो अब हमारी स्किन में ग्लो आ जाएगा. और फिर वो जब ग्लो नहीं आता और वो पतले नहीं होते 2 दिन सैलेड खा के तो फिर वो परेशान हो जाते हैं. So give yourself 100 days. This is what I always say. आप अपने आप को 100 days दें. Healthy lifestyle जब आप एक शुरू करते हैं, whatever you've chosen, keep it simple. Don't make it complicated. Complicated recipes, complicated shopping list, ऐसा ना करें. Simple चीजें जो आपके घर में आपके फ्रिज में मौजूद हैं. So सब्जीज, गाजर, मूली, खीरा. These are like everyday things that people have in their houses. अंडा, if you have access to eggs, dairy, whatever suits you. ये सिंपल प्रोडक्ट्स आप अपने खाने और कंज्यूम करने शुरू करें. एक रिजीम बोरिंग सा ऐसा बनाएं जो आप एवरीडे बेसिस पे कर सके. बोरिंग का मतलब हरगिज ये नहीं है कि ऐसी चीजें खाएं जो आपको पसंद नहीं है. आप उस बोरिंग में भी ऐसी चीजें ढूंढ लें जो आपको पसंद है एंड देन जस्ट स्टिक टू दैट रिजीम. डोंट एक्सपेरिमेंट. डोंट बी लाइक कि नहीं मुझे तो रोज एक नई डिश चाहिए अदरवाइज ये हो जाएगा वो हो जाएगा. ऐसे नहीं होता. दिस इज जस्ट अ लॉट ऑफ आई थिंक हमने अपने आप को बहुत फिकल कर दिया है. और विद रिगार्ड्स टू डैमेजिंग योर स्किन विद प्रोडक्ट्स वो इस वजह से होता है मतलब बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज कि व्हाट दे आर पुटिंग ऑन देयर फेस माइट नॉट बी फॉर देम. Secondly, we have a lot of social media trend when one person will get up and say कि भी oh I use this cream and this is magic. और फिर उसके पीछे जो है हजारों लाखों लोग शुरू हो जाएंगे अच्छा ये क्रीम फलाने ने बोला बहुत अच्छी है so this must be good. Not realizing कि आपकी एज के लिए शायद appropriate ना हो, आपकी स्किन टाइप के लिए appropriate ना हो या वैसे क्रीम itself harmful हो. So there are lots of very harmful creams out there. For example, Pakistan is one of the leading countries, unfortunately, in whitening creams. हमारे यहाँ whitening creams की बहुत सख्त किस्म की पैदावार है. We have एक तो dangerously high amount of them in the market and then a lot of them have ingredients that nobody knows. तो उसके अंदर हाई अमाउंट्स ऑफ मर्करी है, उसके अंदर हाई अमाउंट्स ऑफ ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, डाइंग एजेंट्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ हार्मफुल थिंग्स इन वेरी हाई क्वांटिटी क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा जो मरीज या जो हमारा जो क्लाइंट है वो हुक ऑन हो जाए उस क्रीम में. बट व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि वो हाई अमाउंट्स ऑफ क्रीम्स देके शुरू में टेम्पररी शायद फिर भी अच्छा फिक्स आ जाए बट लेटर ऑन दे गेट मेलास्मा, पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स, एक्नी ब्रेकआउट्स, फेशियल हेयर. बहुत से द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग एंड सैड अनफॉर्चुनेटली. और ये जो गोरे होने का ऑब्सेशन है ना ये मुझे नहीं समझ आता कि कैसे ख़त्म होगा. बिकॉज अगर आप किसी को कहेंगे आपका रंग साफ है ना इसलिए आपको लगता है भाई नहीं मतलब इट्स ऑल अबाउट जेनेटिक्स और आपको अपनी स्किन में कैसे कंफर्टेबल होना है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. बिकॉज एज ए नेशन ये जो आप वाइटनिंग इंजेक्शंस की बात कर रही हैं बहुत दफ़ा लोग आते हैं और इवन डॉक्टर्स कह के जाते हैं कि वाइटनिंग इंजेक्शंस आपको गोरा नहीं करते, दे जस्ट इन्हांस योर कलर, दैट्स इट. उसमें सिर्फ एक ग्लो आ सकता है बट यू कांट बी फेयर. जो चीज़ है आप उस पर सेटिस्फाई रहना सीखें. अच्छा जी डॉक्टर रुबिया एज अ डॉक्टर आपने प्रैक्टिस भी की होगी आई एम श्योर. जो ख़वातीन हैं वो गलती कहाँ पे करती हैं? बिकॉज मैंने देखा है कि हम अपने घर में अपनी अम्मी या मैं अपनी भाभीयों को प्रैक्टिस करूँ कि अच्छा जी बच्चों ने जो खाना छोड़ दिया वो खा लिया, जो बना हुआ है वो खा लिया, ऑयली चीज़ खा ली, बाद में सोचा कि अच्छा नहीं अब मैं मोटी हो रही हूँ तो मैं फाके करना शुरू कर दूंगी, मैं 2 मील स्किप कर दूंगी, 1 मील स्किप कर दूंगी. ये जो गलतियाँ हम करते हैं स्किप करने वाली, वेट लॉस के लिए, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करने के लिए, एज अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगी? Consistency is the key over here. हर बंदा आप आज देखेंगे आज तो वैसे भी न्यू ईयर है 1st of January है so we'll get a lot of talk about motivation and we'll get a lot of talk about कि आप में बहुत एनर्जी है ये वो. It's not about energy, it's not about motivation, it's about discipline. So rule number 1 is you have to be disciplined. I think the problem where we are lacking as a nation is we're not disciplined. हम लोग टाइम पे सोते नहीं, टाइम पे उठते नहीं है. We're all exhausted, we're all stressed out. Some of us are doing 2-3 things at once. किसी की डे जॉब है फिर जाके शाम को घर देखना है ख़वातीन ने, मर्द जो है कभी कभी 2 जॉब्स भी कर रहे हैं. As a result of that, we ourselves हम बैक सीट पे चले जाते हैं. हमारी प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो जितनी भी लंबी होगी हम एक अच्छी हॉलीडे के लिए भी सेव कर लेंगे, अच्छी गाड़ी के लिए भी सेव कर लेंगे, घड़ी के लिए वगैरह वगैरह. बट वी विल नॉट सेव फॉर आवरसेल्व्स. सेविंग फॉर आवरसेल्फ मीन्स जो मनी इन द बैंक जो हमारी अपनी सेहत के लिए है वो वर्जिश, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल है. आप ये बात नहीं रियलाइज कर रहे कि अभी आप यूथफुल है और मतलब आप तो माशाल्लाह बहुत यंग है बट एज यू विल गेट ऑन इन एज यू विल रियलाइज एवरी डेकेड हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स. तो 30s के जो पेशेंट्स हैं उनमें मैं एक सर्टन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स देखती हूँ. प्री डायबिटीज, फैटी लिवर, जॉइंट इश्यूज स्टार्ट हो रहे हैं थोड़े बहुत, कॉन्स्टिपेशन, देयर आर रियली कॉमन, IBS, देयर कॉमन प्रॉब्लम्स.
40s के अपने प्रॉब्लम्स हैं। अब 40s में आके उनका वजन नहीं कम हो रहा, अब गोडे ज़्यादा ख़राब हो रही है। 50s में विमेन आर हिटिंग मेनोपॉज। बीच में इस सारे दौरान में कहीं पे एंग्जाइटी भी ज़रूर होगी किसी ना किसी डेकेड में। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज एवरी डेकेड इज थ्रोइंग प्रॉब्लम्स एट यू। तो आपका डिफेंस क्या है? आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज यू योरसेल्फ। आप खुद अपने आप पे कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। टाइम, गिव योर सेल्फ हाफ एन आवर ऑफ द डे, जीरो इट्स व्हाट 1% ऑफ योर डे। हाफ एन आवर आप जहां जहर मार करके निकाल सकते हैं निकालें, और वो आधे घंटे में आपकी वर्जिश ऐसी होनी चाहिए कि आपको पसीना आए और आपका सांस थोड़ा फूले। सो वर्जिश इजंट जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ जेंटल वर्जिश, यू हैव टू डू माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज, नॉट जस्ट वेरी मध्यम एक्सरसाइज। एंड देन उसके अलावा स्लीप विच वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, एंड डाइट विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। शॉर्टकट्स नहीं है। I think what people are looking for a gimmick. People are saying कि give me something really quickly. मैंने 2 हफ्ते के अंदर अपने फलाने ड्रेस में फिट होना है. It doesn't work like that. Yeah, I wish it did, but it doesn't. हाँ, it doesn't. It doesn't. आपको 2 हफ्ते में कोई ड्रेस पुराना पूरा नहीं आएगा. तो अगर आप फाके करके पतले होंगे, बाद में आपके बाल गिरेंगे, आपकी स्किन खराब होगी. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रूबिया. बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया. डॉक्टर रूबिया उस्मान हमारे साथ मौजूद थी. कैसे आपने अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना है उस पर बात करी थी. हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी. प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है. अब हम शहर कायद की बात करेंगे, जहां नए साल का आगाज़ तो हुआ है. एक अच्छी खुशखबरी भी आई है कराची के शहरियों के लिए कि सिंध हुकूमत ने जी सफरी सहूलियात के हवाले से डबल डेकर बस सर्विस का आगाज़ कर दिया है. इस सर्विस के हवाले से आप मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट देखें. अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग पब्लिक के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान जी. अरमला, जैसा कि नए साल 2026 का आगाज़ हुआ है, कराची के शहरियों के लिए सफरी सहूलियात के लिए अगर ये कहा जाए कि एक नए दौर का आगाज़ हुआ है तो ये गलत ना होगा. सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन ने जैसा कि वादा किया था कि कराची में डबल डेकर बसें नज़र आएंगी, तो अब अमली तौर पे हमें कराची में जो डबल डेकर बसें हैं वो नज़र आ रही हैं. डबल डेकर्स का पहला रूट कौन सा है और कितने इसके स्टॉप है और इसका किराया कितना होगा और इन बसों में मज़ीद कितना इजाफा किया जा रहा है, ये सब बताएंगे हम आज की अपनी इस रिपोर्ट में. हमारे साथ रहेगा. डबल डेकर को देखकर शहरियों के क्या तासरात हैं, शहरी किस तरीके से डबल डेकर की आमद पे कितना हमें खुश नज़र आ रहे हैं. कैमरामैन मैं जैन से कहूँगा एक झलक, एक मंज़र आपको यहाँ पे लोगों की दिखाए. तो यहाँ पे गुजरते हुए कराची के जितने भी शहरी हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल में जा रहे हों, चाहे वो गाड़ियों में अपनी जा रहे हों, चाहे वो चिंची रिक्शा में जा रहे हों, डबल डेकर की बस को कराची की सड़कों में देख के अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं. मोबाइल से वीडियोस बना रहे हैं. यहाँ पे बाकायदा रुक जाते हैं शहरी और चलते हुए भी शहरी इस बस का जो है वो नज़ारा कर रहे हैं. और बहुत ज़्यादा चेहरों में एक हमें डबल डेकर के बस के पहली मंजिल में हम मौजूद हैं. डबल डेकर बस में इसमें ये शेड भी है. अगर सख्त गर्मी हो या बारिश हो, उस सूरत में भी आप अगर इस शेड को आप बंद भी कर सकते हैं और इस शेड को इस तरह आप यहाँ से इसको ये आप खोल सकते हैं. अगर आपको ठंडी हवाएं लेनी हो तो डबल डेकर बस का आप बैठ के लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं. अगर बारिश हो रही हो तो आप इसको इसी तरह बंद कर सकते हैं. तकरीबन ये पहली जो मंजिल है, यहाँ पे कम से कम 45 अफराद की बैक वक्त बैठने की सहूलत मौजूद है. कराची के शहरी भी वो तमाम तर जो सहूलियात जो दुनिया में किसी बड़े शहर में जाकर उनको देखने को मिलती थी, वो सहूलियात उनको अपने शहर में मैसर हैं. हुकूमत सिंध की जानिब से ये आगाज़ किया गया है और कराची के शहरी अब अपने शहर को बस में बैठ के चलते फिरते अपने शहर के खूबसूरत जो है वो नज़ारे कर सकते हैं. और इसीलिए इसी को डबल डेकर बस को ये कहा जा रहा है कि कराची की जो रौनकें हैं, कराची की जो खूबसूरती है, उसमें मज़ीद इजाफे का बायस बनेगी. इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पीपल्स बस सर्विस के सीनियर ऑपरेशन मैनेजर अब्दुल शकूर साहब. मज़ीद जो बस की जो तफसीलात हैं वो इन्हीं से जानते हैं. इसका पहला रूट कौन सा है और इसमें क्या कितने बैक वक्त लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं और मज़ीद इन बसों में अभी कितनी तादाद और मज़ीद कितना इजाफा होगा. यूनिक तोहफ़ा है कराची के अवाम के लिए और सिंध के अवाम के लिए, क्योंकि ये तकरीबन निस्फ सदी के बाद ये दोबारा डबल डेकर का दौर सिंध गवर्नमेंट वापस लेकर आई है. तो इस बस की टोटल कैपेसिटी 56 पैसेंजर्स की है, 56-57 पैसेंजर्स सिटिंग कैपेसिटी. और इसका जो पहला इनिशियल रूट है
ताकि लोग इसको देखें, इसको पसंद करें और इसके ऊपर राइड करें। शारा फैसल होगा, मलीर से हम इसको लेकर जाएंगे इंशाल्लाह गवर्नर हाउस जो कि फवारा चौक है वहाँ तक, और वहाँ से वापसी इंशाल्लाह 50 बसेस मज़ीद आएंगी, और जो बाकी एरियाज़ हैं कराची के हम उनको भी इंशाल्लाह कवर करेंगे डबल डेकर बसेस के साथ। और इसमें आप छत खोल कर और आसमान, खुले आसमान के नज़ारे भी कर सकते हैं, मौसम इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सहूलत है टूरिज़म के लिए। ये गाड़ी बहुत अच्छी है और ये प्रोपोज़ल है गवर्नमेंट की, सीनियर मिनिस्टर साहब के जहन में ये है और उन्होंने कहा है, अपना ख्वाहिश का इज़हार किया है कि सैटरडे संडे को अगर ये गाड़ियाँ ना चलें, पैसेंजर कम होते हैं, तो हम इसको टूरिज़म के लिए इस्तेमाल करें। कराची की मुख्तलिफ सड़कों पे लोगों को बिठा कर और कराची की सैर कराई जाए। जो पीपल्स बस सर्विस का किराया है वही किराया इसमें भी होगा, 80 और 120। स्टॉप इसके तकरीबन 15 से 20 होंगे जो बस स्टॉप्स बने हुए हैं प्रॉपर। ये स्टॉप टू स्टॉप रुकेगी, वहीं पैसेंजर्स को उतारेगी, वहीं से पैसेंजर लेगी। ख़वातीन के लिए हम इसको सेपरेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह ख़वातीन भी इसमें एंजॉय करेंगी और मर्द ज़ाबित करेंगे। कराची वालों के लिए जो डबल डेकर बस की जो एक इंतज़ार था, वो इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है। और अब डबल डेकर बस के जो हमने जितनी जो तफसीलात पूछी उसके मुताबिक इब्तदाई मरहले में डबल डेकर 5 डबल डेकर बसें जो हैं वो कराची की सड़कों में नज़र आएंगी। वक्त के साथ इन डबल डेकर बसों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा, 50 मज़ीद बसें जो है वो उसमें शामिल की जाएंगी। डबल डेकर बस का पहला जो रूट है वो मलीर से गवर्नर हाउस तक है और इसके 15 मुख्तलिफ स्टॉप हैं जहाँ से शहरी डबल डेकर बस में सवार हो सकेंगे और सफ़र कर सकेंगे। टूरिज़म के पहलू से भी इन बसों को काबिल इस्तेमाल लाया जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्गों के लिए एक बेहतरीन यहाँ पे सहूलियात दस्तयाब हैं। उसके अलावा खुसूसी अफराद के लिए उनके लिए सीटें जो हैं मुख्तस कर दी गई हैं। न सिर्फ आप आरामदा और सुकून के साथ सफ़र कर सकते हैं बल्कि सफ़र को एंजॉय भी कर सकते हैं। कैमरामैन जैन के साथ मेज़बान मोहम्मद कामरान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद कामरान की आपने रिपोर्ट देखी जी। लाहौर में ख़रीदारी के अंदाज़ को मज़ीद आसान और खुशगवार तरीके से किया गया। मैं चाहूँगी कि आप ये रिपोर्ट भी देखें और सादिया मकसूद जो हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है, शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जी सहूलत ऑन द गो बाज़ार कायम कर दिए गए हैं इन बाज़ारों के हवाले से, और इसमें जो जदीद सहूलियात आवाम के लिए रखी गई हैं उसके हवाले से सादिया मकसूद हमें बता रही हैं। मैं आपसे मिलूँगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक के साथ मैं हूं सादिया मकसूद। आज मैं मौजूद हूं सहूलत बाज़ार में। अब आप सोच रहे होंगे सहूलत बाज़ार क्या है, तो आपको बताते चले कि शहर लाहौर में जहां कहीं रेडियां नज़र आती थी अब उन्हें सहूलत बाज़ार में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसे सहूलत ऑन दी गो बाज़ार कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ड्राइव थ्रू के ज़रिए भी सब्ज़ियाँ ख़रीदी जाती हैं। अब डीसी रेट पर यहाँ पर शहरियों को बड़ी आसानी से सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से 400 रेडी वाहनों के अलॉटमेंट के ज़रिए उनकी दुकानें दी गई हैं और बड़े ही माइनर किराए पर जो है इन्हें यहाँ पे ये दुकानें अलॉट की गई हैं। हमारे साथ यहाँ पे दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उन्हें जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं वो कैसी हैं। अच्छा ये बताइएगा कि अभी आपको जो सहूलत बाज़ार यहाँ पे बना के दिया गया है, दुकानें दी गई हैं, ये कैसी हैं आपके लिए, कितना रेंट इसका पे कर रहे हैं? जी पहले तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं सीएम पंजाब मरियम नवाज़ के कि उन्होंने हमारे लिए बहुत बेहतरीन फ़ैसला किया है। पहले हम इधर हमारे स्टॉल थे, रेडियों पे लगाते थे, यहाँ पहले फटे थे, उससे पहले बारिश आनी, तूफ़ान, बहुत सी मुसीबतें होती थी। अब हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उन्होंने दुकान दी है। गर्मी में सर्दी में हर तरफ से महफूज है दुकान। और दूसरी जानब जो रेट है वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतर रेट आए हैं, यानी कि जो अगर आप आम बाज़ार से 100 रुपये चीज़ लेते हैं इस बाज़ार में आपको 80 रुपये मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, इस बाज़ार में अब आपको गोश्त, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, चिकन वगैरह हर चीज़ मिलेगा। अच्छा ये बताइएगा कि कस्टमर का बिहेव आपके साथ कैसा है, मतलब यहाँ पे आते हैं जैसे पहले एक वो रेट करवाने वाला सिलसिला होता था, क्या अब भी वैसे ही चल रहा है? नहीं नहीं, कस्टमर तो अब खुद हैरान हो जाते, यार इतना सामान लिए इतने कम पैसे, वो क्या बात है। बस एक गुजारिश है हमारी कि इधर जो शॉपर का जो मसला चल रहा है ना, तो वो बहुत मुश्किल है। जो एक शॉपर है ना, हमें 4 से 5 या बड़ा साइज़ जो है 7-8 रुपये का शॉपर पड़ता है, जो हम अपने पास से दे रहे हैं। उस वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा सा इनको चाहिए कि थोड़ी रिलीफ दे, हमें कुछ शॉपर का कोई कंट्रोल करे या रेट कम करें। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का बहुत अच्छा गुजर रहा है। शुक्रिया। अच्छा अब हम चलते हैं शहरियों की तरफ, उनसे जानते हैं कि उन्हें ये सहूलत कैसी लगी। दुकानदार से तो आपने जान लिया, मज़ीद भी आपको दुकानदार दिखाएंगे, मिलवाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि उन्हें ये फैसिलिटी कैसी लगी। तो चलते हैं शहरियों की तरफ।
अच्छा जी, हम यहाँ पे मौजूद हैं फ्रूट्स की दुकान पे। अब आप देखिए यहाँ पे कितने खूबसूरत ताज़ा फल हमें नज़र आ रहे हैं और हम यहाँ पे जानते हैं दुकानदार से कि किस तरह की उनको ये लग रही है फैसिलिटी जो यहाँ उन्हें दी गई है। रेडी से तो ये बेहतर ही है मेरे ख्याल से, और हम इसका किराया भी जानते हैं कि कितना किराया इसका अदा करना पड़ता है। अच्छा ये बताइएगा, आपको ये सहूलत कैसी लग रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। इधर तो पहले तो हम रेडियो पे लगाते थे ना, आधा हमारा तो फ्रूट वैसे भी ख़राब हो जाता है क्योंकि बारिश की वजह से, कभी आंधी वगैरह की वजह से। अब माशाल्लाह सामान की भी सेफ्टी और बहुत अच्छा इकदाम है। हम शुक्रिया करते हैं मरियम नवाज साहबा का, जिन्होंने हमें कारोबार आसान बहुत अच्छा दिया है, और इन सब इंतज़ामिया का। ये बताइएगा कि यहाँ पे मैंने सुना है कि बड़ा कम किराया अदा करना पड़ता है, तो कितना किराया पे करना पड़ता है? जी बहुत ही कम किराया, 10,000 किराया, कुछ भी नहीं। उतना तो हमारा बैटरियों वगैरह का किराया लग जाता था, क्योंकि ये तो समझो फ्री वाली बात है, किराया वगैरह कुछ भी नहीं। 10,000 किराया कुछ भी नहीं, इतना तो हमारा ख़र्चा ये बैटरी का किराया लेते थे ना, उसका लेके चले जाते थे, और सिक्योरिटी वगैरह वो भी सारी इसके अंदर ही है। हमें अब किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। बहुत ज़बरदस्त इकदाम है। इंतज़ाम देख रही हूँ, इन्होंने पंखे वगैरह भी लगा के दिए हैं। जैसे गर्मियों में रेडियो पे जो है वो लोग बाहर खड़े होकर अपने फ्रूट्स को, सब्जियों को सेल करते थे, तो अब ये जो शॉप्स हैं इसके अंदर बाकायदा लाइट्स और पंखे लगा के दिए गए हैं। गर्मियों के लिए इनको बेहतरीन सहूलत दी गई है। तो आप बताएं कि पहले आपकी गर्मियाँ कैसे गुजरती थी? अब चूँकि सर्दियों का भी मौसम है, आप क्या समझते हैं कि किस तरह से ये फैसिलिटी आपके आगे काम आएगी? जी पहले तो जब गर्मी होती थी ना, उस टाइम तो हमारा समझो दिल भी नहीं करता था काम करने से, यार गर्मी इतनी बाहर होती थी। अब तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम है, सुकून से अपना कारोबार भी करेंगे, काम भी करेंगे, और बहुत इज़्ज़त से बैठे हुए इधर। आज तक कभी कोई बंदा आके तंग नहीं करता। मैं इधर सुकून से बहुत इज़्ज़त से बैठे हैं। हम सब अफसरान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें इज़्ज़त से इधर जगह भी दी है, और बहुत अच्छा कारोबार चाहता है। माशाल्लाह ज़बरदस्त है। ये ले जी, हमने देखी कि यहाँ पे फ्रूट्स जो हैं वो बड़े खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे लगाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे पता लग रहा है रेडी के ऊपर जो है वो आपको फ्रूट्स इतने फ्रेश नज़र नहीं आते थे पहले, लेकिन अब डीसी रेट पे जो है यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स लगाए गए हैं। यहाँ पे जो डिफरेंट फ्रूट्स है आपको पता लग रहा होगा। ये देखिए सेब कितनी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, यहाँ पे ग्रे फ्रूट है, किन्नू है, फ्रूटर है, और इसके साथ साथ यहाँ पे अब ये देखिए आप सहूलत बाज़ार जो है इसको इतना अच्छा फैसिलिटेट किया गया है कि मुझे ख़ुद खुशी हो रही है देख के कि इतना ज़बरदस्त और फ्रेश फ्रूट और फ्रेश सब्जियाँ हैं। तो अब मज़ीद आगे चलते हैं और जानते हैं शहरियों से जो यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं कि उन्हें ये फैसिलिटी कैसी लग रही है। हमारे साथ यहाँ पे ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें सहूलत बाज़ार की जो फैसिलिटी है वो कैसी लग रही है। ये बताइएगा कि सहूलत बाज़ार की आपको फैसिलिटी कैसी लगी है, क्या लग रहा है यहाँ पे, अब जो रेट्स हैं वो किस तरह से हैं? बहुत अच्छा मरियम साहबा ने किया सीएम पंजाब ने कि इनके पास पहले रेडियाँ थी, बाज़ार में लगी हुई थी, सड़क पे लगी थी, इनको यहाँ से उठा के इनको दुकानें दे दी हैं, और मुनासिब डीसी रेट से भी 2-4 रुपये कम दे रहे हैं। ये वैरायटी भी अच्छी हो गई है, दुकानदार भी सहूलत में हो गए, हम भी सहूलत में हो गए हैं। हम तो यही कह सकते हैं मरियम नवाज जिंदाबाद। बताइएगा, पहले एक बड़ा शोर शराबा यहाँ देखने में आता था सड़कों पे, रेट्स करवाने में बड़ी मुसीबत होती थी, अब आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? ये देखो बहुत अच्छा इंतजाम हो गया। पहले यहाँ पे रेडी थी, यहाँ पे रेडी, अब पार्किंग यहाँ पे हो गई है, ये दुकानें अंदर हो गई हैं। ये कितना खूबसूरत, ये भी बच गए हैं। देखो ना, बारिश पड़े, नहरी आ गई, कुछ भी आ गया, ये सेफ हैं लोग और खुश हैं, ये दुकानें लेके खुश हैं। बाकी थोड़ा सा मसला दुकानदार से ये इनको भी चाहिए कि कंप्रोमाइज़ करें, थोड़ा सा इनको भी रोज़ी मिले, अपने घर अपने बच्चों को रोज़ी खिला सके, बस यही कैसे मरियम साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है, सफाई सुथराई का निज़ाम भी बड़ा अच्छा है। इसके साथ साथ अभी यहाँ पे जो है वो रेट्स के भी मसाइल नहीं होते, जो बारगेनिंग करनी पड़ती थी शहरियों को, उसके भी मसाइल नहीं पेश आते। चलते हैं अगले ख़रीदार की तरफ और उनसे जानते हैं कि उन्हें यहाँ की सहूलत कैसी लगी। यहाँ पे ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको ये फैसिलिटीज़ कैसी लग रही हैं, सफाई सुथराई का निज़ाम कैसा लग रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि आपको यहाँ पे ये निज़ाम कैसा लग रहा है? सहूलत बाज़ार से आम आवाम के लिए जो है वो क्या फैसिलिटीज़ हैं? ये आम आवाम के लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे एक ही छत तले इनको हर चीज़ अवेलेबल है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे डीसी रेट पे, कंट्रोल रेट पे इनको चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। हम अपने घर के लिए कुछ भी ख़रीदना चाहें, जो मेन चीज़ें हैं, ग्रोसरी हो गई, फल फ्रूट हो गया, सब्ज़ी होगी, तो बड़े अच्छे रेट पे और साफ़ सुथरी मिल जाती है। अगर आपको किसी किस्म की कोई शिकायत भी है ना,
तो यहाँ पे बाकायदा ऑफिस बना हुआ है, वहाँ जाके आप कंप्लेन भी अपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। तो वो यहाँ पे रेट चेक एंड बैलेंस है इनका, हर चीज़ का यहाँ पे रेट डेली का डेली रेट आता है, चेक होता है, सफाई का भी इंतज़ाम है, यहाँ पे सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे इंक्रोचमेंट का जो सिस्टम था वो बड़ा सॉल्व हो गया, दुकानें अंदर हो गई हैं, रोड्स खुली हो गई है। इस लिहाज से ना कस्टमर को भी फ़ायदा है और दुकानदार को भी फ़ायदा है। दुकानदार शटर वाली शॉप्स के अंदर बैठ गए हैं, सेफ्टी है, उनको हर चीज़ की सहूलत यहाँ पे इसलिए मौजूद है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो इंतज़ाम किए हैं ना, इनकी सहूलत के लिए किए हैं, बड़े मुनासिब कराए हैं। बिजली पंखे की सहूलत यहाँ पे मौजूद है। कस्टमर थकता है, सिटिंग एरिया है यहाँ पे, वहाँ पे बैठ सकते हैं, जिसको अब रेस्ट एरिया भी कह सकते हैं। वॉशरूम्स भी हैं यहाँ पे। बहरहाल अच्छा सिस्टम किया इन्होंने, और खाली यहीं पे नहीं किया, पूरे लाहौर में इन्होंने ना इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना सहूलत बाज़ार बनाए हैं। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे आपने सुना है ख़रीदार बता रहे हैं कि इंक्रोचमेंट का सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया है। यहाँ पे सहूलत जो है वो दी गई है, वॉशरूम्स बनाए गए हैं और अंदर जो है वो पंखे लगाए हुए हैं, गर्मियों का मुकम्मल इंतज़ाम है। शहरियों के लिए भी अब आसानी है कि वो ड्राइव थ्रू के ज़रिए आके यहाँ पे ख़रीदारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है शहरी जो है वो बड़ा खुश हैं कि हमें एक मुनासिब कीमत पे जो है वो फल फ्रूट और सब्ज़ी तमाम चीज़ें जो हैं वो एक ही जगह पे हमें मिल रहे हैं। इसके साथ साथ चिकन, बड़ा गोश्त और इस तरह की जो किराना स्टोर की फैसिलिटीज़ हैं वो सहूलत बाज़ार में ही दे दी गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेगमेंट अच्छा लगा होगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।